الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم। ये मीटिंग शुरू करने से पहले तमाम मेंबरान का चूँकि पहली मीटिंग है तो इसमें सबका तारफ़ हो जाए, उसके बाद चेयरमैन साहब अपने वेलकम वर्ड्स कह के फिर शुरू करवाते। जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने से तारफ़ शुरू कर देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अरशद मलिक है, मेरा साहिवाल से तल्लुक़ है और अल्हम्दुलिल्लाह मेंबर सूबाई असम्बली हूँ। खालिद महमूद रांझा MPA PP 42 मंडी बहाउद्दीन, पार्लिमानी सेक्रेटरी फॉर लॉ एंड पार्लिमानी अफेयर्स। इमरान अकरम डिल्लू MPA PP 195 आरिफ वाला से। जाफ़र अली ओचा MPA PP 102 तहसील तांदने वाला डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान बहादुर डोगर MPA PP 100 जड़ावाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताहिरा मुश्ताक मेरा नाम है और मेंबर पंजाब असम्बली W327। थैंक यू। आसिफ इलाल लोधी सेक्रेटरी लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी पंजाब। जी मोहम्मद नईम खान डायरेक्टर लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट। जी एडिशनल डायरेक्टर मोहम्मद नादिर लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट। मोहम्मद मुबशिर मंजूर रिपोर्टर पंजाब असम्बली। SN चीमा सर असिस्टेंट सेक्रेटरी कमेटीज़ पंजाब असम्बली। सर अमान नवाई डिप्टी सेक्रेटरी कमेटीज़ पंजाब असम्बली। सर अस्सलाम वालेकुम। फैसल बुटर एडिशनल सेक्रेटरी पंजाब असम्बली। सर डायरेक्टर जनरल पंजाब असम्बली। जी आमिर लियाकत जट्ठा एडिशनल सेक्रेटरी कमेटी। सबसे पहले तो मैं सारे पार्टिसिपेंट्स को वेलकम करता हूँ। ये आज हमारी पहली मीटिंग है लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स की। तो मैंने ये गुजारिश की थी और आज आपको सबको बुलाने का मकसद यही था कि इस कमेटी के बारे में और जो हमें लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स में जो इंट्रोडक्टरी मीटिंग है उसको मुनक्कद किया गया है। इसमें मैं समझता हूँ कि सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं तो वो इसमें ब्रीफिंग दे। सर आपकी परमिशन से औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर इट्स एन ऑनर टू प्रेजेंट ये जो आज हम अपने डिपार्टमेंट को प्रेजेंट कर रहे हैं इस कमेटी को एज अ सेक्रेटरी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। इसमें सर सबसे पहले मैं थोड़ा सा ज़रा चूँकि ये सिर्फ लॉ डिपार्टमेंट ही की प्रेजेंटेशन नहीं है, दिस इज़ आल्सो अ वेरी स्पेशल कमेटी ऑन लॉ, क्योंकि अमूमन जो स्टैंडिंग कमेटीज़ आपकी असम्बली की इस्टेब्लिश की जाती हैं रूल 148 के तहत, उसमें तमाम डिपार्टमेंट्स की असम्बली कमेटी बनाई जाती है। और जो कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी और लॉ इसके पास एक स्पेशल मैंडेट ये है कि अगर किसी और डिपार्टमेंट की कमेटी नहीं बनी हुई और कोई सब्जेक्ट असाइंड नहीं है तो वो यहाँ असाइन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। So this is the rule, and this is rule B, rule 2 of the 148. So this is an important committee for not only for the law department but also for the assembly. मैं सर शुरू करता हूँ अपने डिपार्टमेंट के इंट्रोडक्शन से। उसमें सर हम शुरू इस तरह से मैं सीक्वेंस आपको सर दिखा देता हूँ कि हम स्टार्ट कैसे करेंगे। आप दिखाएं। मैं सर सबसे पहले फंक्शंस की बात करता हूँ। जो मैंने फंक्शंस ड्रॉ किए हैं यहाँ पर जो मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, ये वो फंक्शंस हैं जो कि रूल्स ऑफ बिजनेस 2011 पंजाब गवर्नमेंट के हमें जो फंक्शंस असाइन हुए हैं एज अ डिपार्टमेंट, वो क्या है सर।
वो फंक्शन सर इस तरह से हैं कि हमने सिविल लॉ एंड सिविल प्रोसीजर इंक्लूडिंग लॉज, लिमिटेशंस, आर्बिट्रेशन, कॉन्ट्रैक्ट, ये जो लॉज हैं इनसे रिलेटेड वो हम एडमिनिस्टर फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब करते हैं। फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन अगर आएगी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, कोई अमेंडमेंट बिल प्रपोज होता है तो वो हमारे पास आता है, उसको फिर हम गवर्नमेंट की अप्रूवल से फिर जैसी ही रिक्वायरमेंट होगी लॉ की, अगर वो गवर्नमेंट या कैबिनेट की कंसेंट से कोई हमने मौक़िफ़ देना है तो वो वहाँ से हम वो उसको कैबिनेट को प्रेजेंट करते हैं। अगर वो कोई ऐसी चीज़ है जिसमें रेजोल्यूशन ऑफ द असम्बली रिक्वायर्ड है तो हम कैबिनेट से गवर्नमेंट से अप्रूवल लेकर हम फिर असम्बली सेक्रेटेरिएट को रिक्वेस्ट करते हैं फॉर वोटिंग। इसी तरह से सर सब्सटेंटिव लेजिस्लेशन का हमारा एक पूरा विंग है। सब्सटेंटिव लेजिस्लेशन में तमाम जो असम्बली के रूल्स, असम्बली के जो एक्ट्स हैं, इन केस ऑर्डिनेंसेस लाने पड़ते हैं तो वो सब हम यहाँ पे डील करते हैं। इसमें स्क्रूटनी, ड्राफ्टिंग ऑफ बिल्स, ऑर्डिनेंसेस, किसी भी महकमे के अगर बिल्स बनते हैं, कोई ऑर्डिनेंस लाना चाहते हैं, जो भी वो लाना चाहते हैं वो स्क्रूटनी के लिए हमारी लेजिस्लेटिव ब्रांच में आते हैं, तो ये भी हमारा ही मैंडेट है। फिर जो नॉन ऑफिशियल डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है वो भी सर हम डील करते हैं, जिसमें रूल्स आ जाते हैं जो कैबिनेट बनाती है। उसके अलावा जो रेगुलेशंस हैं जहाँ जहाँ पर डिपार्टमेंट ने वो इख्तियार कैबिनेट को दिया हुआ है वो वहाँ पे हमें देते हैं। उसके अलावा रेगुलेशंस अगर वो ख़ुद अपने तौर पे भी डिपार्टमेंट्स ड्राफ्ट करते हैं तो उसके लिए भी वो हमसे एक मरतबा वेट ज़रूर करवाते हैं। उसके अलावा आगे चलें नेक्स्ट। ये मैं भी सर सारे फंक्शन सर एक दफ़ा जोड़ डाउन कर लूँ, फिर मैं बताऊँगा कि हमने अपने महकमे में किसको कहाँ कहाँ असाइन किया हुआ इन कामों को। फिर इसी तरह से सर जो एग्रीमेंट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के, MOUs हैं, कोई लीगल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनकी स्क्रूटनी और जहाँ तक मुमकिन हो उनकी ड्राफ्टिंग भी हम करते हैं। उसमें पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ ऑर्डिनेंसेस ऑफ ऑल सबऑर्डिनेट डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इंक्लूडिंग रूल्स, रेगुलेशन, स्टैचूट्स, बाई लॉज, स्टैचूटरी ऑर्डर्स, जितने भी हैं इनकी पंजाब गज़ट में जो पब्लिकेशन है वो भी हमारी ज़िम्मेदारियों में से है। फिर कोडिफिकेशन ऑफ प्रोविंशियल लॉज, जिसमें जो मेन सब्सटेंटिव लेजिस्लेशन और जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है उसको ऑनलाइन करना और उसकी जो प्रिंटिंग है उसको इंश्योर करना भी हमारा काम है। फिर सर एक और इम्पॉर्टेंट मैंडेट हमारा ट्रांसलेशन ऑफ लॉज है, क्योंकि हमारी जो कौमी ज़ुबान है वो उर्दू है, हमारे लॉज बनते हैं इंग्लिश ज़ुबान में ज़्यादातर, और अंग्रेज़ी को फिर बाद में उनकी ट्रांसलेशन करना भी हमारा काम है। 2018 तक जितने भी लॉज गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बनाए हैं वो सब ट्रांसलेट हो चुके हैं, ऑनलाइन हैं, मौजूद हैं। 2018 के बाद के जो लॉज हैं उनमें काम सर इस वक्त भी जारी है, हमारा डिपार्टमेंट इस वक्त उस पर काम कर रहा है, उसकी प्रोग्रेस भी इंशाल्लाह ताला सर हम आपके सामने पेश करेंगे बहुत जल्द। फिर इसी का इन कामों के लिए जो हमें इंस्ट्रक्शंस अगर जारी करनी पड़ती हैं महकमों को तो वो भी हम यहाँ से जारी करते हैं। फिर लीगल एडवाइस जो है सर, ये तो लेजिस्लेशन वाली साइड होगी। दूसरी सर लीगल एडवाइस टू द डिपार्टमेंट्स ऑन ऑल लीगल मैटर्स, हम तमाम लीगल मैटर्स में डिपार्टमेंट्स को जहाँ वो हमसे ओपिनियन मांगते हैं हम उनको एडवाइस करते हैं। ये हमारा एडवाइजरी विंग इस पूरे प्रोसेस को देखता है, और जहाँ तक मुमकिन हो इंटरप्रिटेशन ऑफ रूल्स की वो रिक्वायर्ड हो वो भी हम उनको प्रोवाइड करते हैं, तो लीगल ओपिनियन भी हम उनको देते हैं अपने एडवाइजरी विंग के थ्रू। फिर जो पंजाब असम्बली इस ऑनरेबल हाउस से रिलेटेड मैटर्स हैं, जिसमें समनिंग ऑफ दी असम्बली एंड प्रोग्रेशन ऑफ दी असम्बली जो है असम्बली सेशंस, उनकी जो समरीज़ हैं वो उसका प्रिविलेज हमें एलोकेट किया गया कि हम उसको मूव करें। वो नेचुरली अप्रूवल के बाद जब गवर्नमेंट साइड से मूव होती है, सेशन बुलाया जाता है, तो डिपार्टमेंट हमारा मूव करता है। अब जो सैलरीज, अलाउंसेस और जो प्रिविलेजेस डिप्टी स्पीकर के और मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असम्बली के हैं, ये चूँकि अब असम्बली का अपना बिजनेस है, ये अभी रूल्स ऑफ प्रोसीजर में कुछ हद तक अमेंडमेंट हो चुकी हैं, कुछ अभी नहीं हुई जो हम प्रपोज़ कर रहे हैं, क्योंकि अब असम्बली के पास अपने जो इख्तियारात हैं वो सारे शिफ्ट हो चुके हैं। इट इज़ नो लॉन्गर एन अटैच बॉडी विद दी अटैच डिपार्टमेंट विद दी लॉ डिपार्टमेंट, जो किसी पुराने ज़माने में ये हुआ करता। तो अब ये एक स्पेशल इंस्टीट्यूशन, लेकिन कुछ लॉज अभी भी वहाँ रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। हमने एक दो मरतबा रिक्वेस्ट की है, लेकिन अभी तक वो गवर्नमेंट ने उसको अमेंड नहीं हुआ। वो हम इंशाल्लाह दोबारा मूव करेंगे और उसको अमेंड भी करेंगे। इसीलिए अभी रिसेंटली भी एक दो समरीज जो हैं वो हमने इनिशिएट की। फॉर एग्जांपल अभी जैसे स्टैंडिंग कमेटीज़ के लिए कुछ प्रिविलेजेस की बात थी, तो वो समरी हमने फिर इनिशिएट की। ऑल्दो आई थॉट के मेरा अपना अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक अब असम्बली इज़ एन इंडिपेंडेंट बॉडी, ये इंडिपेंडेंट सुपर स्ट्रक्चर है, इनकी समरीज़ यहाँ से इंडिविजुअली होनी चाहिए। बट नेवरदलेस हमें सर ऑर्डर मिला स्पीकर साहब की तरफ से, तो हमने मूव कर दी और अप्रूव भी हो गई और मसला हल हो गया। इसी तरह से सर आगे
जो लिटिगेशन है हमारी, लिटिगेशन जितनी भी गवर्नमेंट की होती है वो हम देखते हैं। अच्छा, वो पहले तो हम सर देखते, दो सिविल कोर्ट्स में भी हम देखते हैं जिनको हम लोअर कोर्ट्स कहते हैं, और हायर कोर्ट्स जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट शामिल हैं, उनमें भी सर लिटिगेशन को हम देखते हैं, सुपरवाइज भी करते हैं और बहुत से मामलात में कंडक्ट भी करवाते हैं। फॉर एग्जांपल एडवोकेट जनरल ऑफिस जो है वो हमारा अपना एक अटैच डिपार्टमेंट, एक स्टैट्यूटरी ऑफिस है विद दी लॉ डिपार्टमेंट। तो लॉ डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स को देखने के लिए उनकी मदद करता है। उन्होंने अगर गवर्नमेंट से कोई चीज़ लेनी है, अपॉइंटमेंट्स होनी है एडवोकेट जनरल्स की, उनके स्टाफ की, तो जो समरीज़ हैं वो हम मूव करते हैं। प्रपोजल यहाँ से इनिशिएट होती हैं, कोई रिज़ाइन कर गया है, कोई छुट्टी जाना चाहता है, उनके जो भी मैटर्स हैं वो हम यहाँ से इस ऑफिस के थ्रू देखते हैं सर। आगे चलें जी। नेक्स्ट है सर एडमिनिस्ट्रेटिव, मैंने अभी जैसे एक्सप्लेन किया, एजी के ऑफिस के जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। फिर जो डिस्ट्रिक्ट लॉ ऑफिसेज हैं हमारी, जो मुफस्सल जिसको हम एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, तो उसमें जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नीज़ के ऑफिसेज हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नीज़ हैं, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नीज़ हैं, उनके सर्विस मैटर्स, उनकी प्लेसमेंट्स, उनकी जो मॉनिटरिंग सुपरविजन वो भी हमारे पास है। उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस हैं, लॉजिस्टिक्स हैं, दफातर उनके बनाने हैं, और उनका कोई और डेवलपमेंट का काम करना है तो वो भी हमारे फंक्शंस के अंदर शामिल हैं। और लास्टली जो स्टैट्यूटरी एजी ऑफिस की अपनी जो स्ट्रक्चर्स हैं, अगर उसमें वो कोई तब्दीली करना चाहते हैं तो हम एजी साहब की कंसल्टेशन से उनके रूल्स भी हम फ्रेम करते हैं। बट इसमें कंसेंट ऑफ द एडवोकेट जनरल इज़ मैंडेटरी, कि उनकी मर्ज़ी के बगैर हम इसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो स्टैट्यूटरी ऑफिस है। आगे चलें। ये सर मेरे थोड़ा सा यहाँ पर ना रेड किए हैं कुछ फंक्शंस अपने। मैटर्स रिलेटिंग टू द सोलिसिटर डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटर जनरल, ऑफिशियल ट्रस्टीज़ एंड पंजाब जुडिशल अकेडमी, ये भी सर हमारे अटैच्ड स्ट्रक्चर्स थे। इसमें सोलिसिटर डिपार्टमेंट क्या करता था? सोलिसिटर डिपार्टमेंट बेसिकली जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, उन्होंने अगर कोई कोर्ट में अपील फ़ाइल करनी है, कोई केस फाइल करना है, तो उसकी सूटेबिलिटी चेक करने के लिए वो सोलिसिटर ऑफिस को भेजते थे। सोलिसिटर ऑफिस उसके ऊपर लीगल ओपिनियन देता था कि जी आप इस पर अपील कर सकते हैं, नहीं कर सकते, करेंगे तो चांस कितना है इसको पास होने का, क्योंकि लिटिगेशन ऑब्वियसली उसकी एक कॉस्ट होती है। तो ये सोलिसिटर ऑफिस ये फंक्शन परफॉर्म करता था। पिछले साल के केयर टेकर गवर्नमेंट में एक फ़ैसला हुआ कि सोलिसिटर ऑफिस को ख़त्म कर दिया जाए, या सोलिसिटर ऑफिस का ये फंक्शन कि वो महकमों को एडवाइस करे कि जी आप इसमें फ़ाइल करें अपील, इसमें ना करें, ये काम ख़त्म कर दिया जाए। उसकी वजह ये थी कि बहुत से केसेस में ये इल्ज़ाम आ रहा था अरसा दराज से कि सोलिसिटर ऑफिस जो है वो एडवाइस टाइम पर नहीं देता, लेट कर देता है, उसकी वजह से फाइलिंग का टाइम गुजर जाता है, मुद्दत में मसाइल आते हैं। और कुछ केसेस के अंदर उनकी कोई शायद कोलूजन और बदनीति भी शामिल है कि वो कहते ही नहीं है कि जी केस ही गलत है, आप ना करें, तो महकमे सोलिसिटर ऑफिस के पीछे छुप जाते थे। तो केयर टेकर कैबिनेट ने ये फैसला किया कि सोलिसिटर ऑफिस ख़त्म कर दें, अपील करनी है नहीं करनी, लिटिगेशन को आगे लेके जाना है, ये महकमों का अपना काम है, वो खुद फैसला करें उनके सेक्रेटरीज कि वो लिटिगेशन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। इनफैक्ट इसको अब मैंडेटरी कर दिया गया है कि अगर आपकी कहीं पर भी फेल होती है, कोई की डिसीजन गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ आता है, तो उसकी अपील लाजमी फ़ाइल की जाएगी। तो वो लाजमी फ़ाइल जो होगी वो खुद ही डिपार्टमेंट ऑटोमेटिकली करेंगे। अब ये सोलिसिटर डिपार्टमेंट का काम ख़त्म हो जाएगा। जब ये फैसला हुआ तो फौरी तौर पे कुछ लोग चले गए कोर्ट में, हायर कोर्ट में। हाई कोर्ट में उन्होंने रिट कर दी कि जी ये फैसला गलत है और ये नहीं होना चाहिए, और ये फिर केयर टेकर गवर्नमेंट है, ये फैसला नहीं कर सकती। उसके ऊपर कोर्ट ने स्टे दे दिया और उन्होंने मशरूत कर दिया इस बात से कि जो नई कैबिनेट आएगी वो इसके ऊपर दोबारा फैसला करे और फिर हम सुनेंगे कि इसको डिस्पोज ऑफ करना है कि नहीं करना। तो हमने सर ये दोबारा जब कैबिनेट नई गवर्नमेंट आई, इलेक्टेड गवर्नमेंट, तो हमने इनके सामने, इलेक्टेड कैबिनेट के सामने ये पेश किया मामला। कैबिनेट ने दोबारा इसको इंडोर्स कर दिया कि हाँ वाकई ये सोलिसिटर ऑफिस की अब ज़रूरत नहीं है, और ये जो एडवाइस वाला काम है इसको बंद करें। खाम में एक चैनल ऐड हुआ हुआ है जिसकी वजह से हमारी बहुत सी जो गवर्नमेंट की लिटिगेशन हैं वो फेल हो रही हैं। तो उसके बाद हम जब कोर्ट में गए तो कोर्ट ने फिर 2-3 तारीखों के बाद, अभी 10 तारीख को, ये जो अभी 3-4 दिन पहले गुजरी है, 10 तारीख को फिर हमारे हक में फ़ैसला करके वो रिट ख़त्म कर दी। हमने सर उसके ऊपर आज मुझे अभी तक उसका एक वो अटेस्टेड कॉपी जो होती है ऑफिशियल वो भी नहीं मिली। वो जैसे ही आज या कल में मुझे मिलती है तो हमने उसके ऊपर एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर इशू करना है ऑफ एवोल्यूशन ऑफ सोलिसिटर ऑफिस। और वो जो सोलिसिटर ऑफिस के जो स्टाफ है 65-66 लोग हैं, उनको हम एक नया डायरेक्टरेट भी इस्टेब्लिश कर लिया है। कैबिनेट ने इजाज़त दी थी कि आप एडवाइस तो नहीं देंगे लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसेज हैं उनको मॉनिटर तो करना है ना,
उनका रिकॉर्ड कीपिंग तो करनी है, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नीज़ के मैटर्स तो देखने हैं, लिटिगेशंस का रिकॉर्ड तो रखना है। तो उसके लिए फिर एक डायरेक्टरेट ऑफ मॉनिटरिंग बना दिया गया है इसमें, वो एक नई एंटिटी है, तो वो अभी बनी नहीं है, वो बनेगी जैसे अनाउंस होगी, इसलिए मैंने वहाँ पर वो थोड़ा सा रेड किया हुआ है। अगला सर मैटर है मैटर्स रिलेटिंग टू, मैं आई एम सॉरी मैं थोड़ा टाइम इस पे लगा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, हमें क्लियर हो जाए। मैटर्स रिलेटिंग टू पंजाब पब्लिक डिफेंडर सर्विस, ये सर एक फंक्शन हमें असाइन हुआ था काफ़ी अर्सा पहले। अच्छा, ओवर द ईयर्स इसके ऊपर सर कभी कोई काम नहीं हो सका। ये डिफेंडर सर्विस बेसिकली उन लोगों के लिए होनी चाहिए कि जो लोग अपने अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते लिटिगेशन के, तो गवर्नमेंट उनके लिए डिफेंडर्स, पब्लिक डिफेंडर्स अपॉइंट करती थी वकला को। स्कीम ये थी, बट ये कभी प्रॉपरली मटेरियलाइज हो नहीं सका। तो इसके ऊपर मुख्तलिफ आरा पाई गई मुख्तलिफ अदवार में कि ये बहुत एक्सपेंसिव काम है, इस पर बहुत सरकार का पैसा खर्च हो जाएगा, हम कैसे पिक एंड चूज़ करेंगे, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड मैटर, इसलिए इसके ऊपर कोई फ़ैसला नहीं हो सका। मैंने भी जब सर ये यहाँ पर इसको डिस्कस किया अपने तौर पे, तो ऑब्वियसली केयर टेकर रजीम चल रहा था उस वक्त, हम कोई ऐसी मेजर, क्योंकि बहुत बड़ा काम है ये, छोटा काम नहीं है, तो अगर हम ये करना चाहते हैं तो हमें नेचुरली इसके फाइनेंसेस और इसका पूरा प्रोसीजर डिज़ाइन करना पड़ेगा, और इसका भी लॉ भी नहीं आया, इसके ऊपर अभी लेजिस्लेशन भी नहीं हुई। तो ये लेजिस्लेशन करनी है हमें या नहीं करनी, ये सर मेरा ख्याल है कि हम कमेटी के सामने कुछ प्रेजेंट भी करेंगे। इसके प्रोज एंड कॉन्स आने वाली मीटिंग्स में मैं कोशिश करूँगा कि कुछ फ़ायदे, नुकसानात, खर्चा और जो उसके जो मामलात हैं वो आपको एक्सप्लेन करूँ, और उसके ऊपर एक ओपिनियन लें। अगर कमेटी उसमें फिर रिकमेंड करती है तो या तो हम इसको फिर लेकर चलेंगे या फिर इसको यहाँ से ओमिट कर दें, अगर नहीं करना तो फिर फजूल में यहाँ लिखा नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट है सर बजट अकाउंट्स एंड ऑडिट मैटर्स, जितने हमारे महकमे के अपने बजटिंग है, ऑडिटिंग है, वैसे तो जनरली इस हवाले से ये इस महकमे में कोई ऐसा मसला नहीं है, इट्स अ स्मॉल डिपार्टमेंट एज़ फार एज़ कंसर्न, क्योंकि ये बेसिकली सपोर्ट डिपार्टमेंट है, ये पब्लिक सर्विस डिपार्टमेंट नहीं है, इट्स बेसिकली ए सपोर्ट डिपार्टमेंट। परचेज ऑफ स्टोर एंड कैपिटल गुड्स विच इज़ वेरी मिनिमल, वो भी बहरहाल होता है, जैसे तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज़ का देखते हैं वो हम भी देखते हैं। सर्विस मैटर्स जो हैं वो भी हम देखते हैं, लेकिन जो हमारे एम्प्लॉइज़, जैसे कि मैं खुद SNJD से आया हुआ, तो हमारे मैटर्स SNJD देखता है, जो SNJD से आते हैं, बाकी जो हैं वो फिर महकमे के सेक्रेटरीज देखते हैं। आगे चलें जी, आगे है टू इशू इंस्ट्रक्शंस फॉर मेकिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एश्योरेंस ऑफ द प्रॉपर्टीज़। जितनी भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है हमारी, वो सारी की सारी हम कवर करते हैं। मैंने सारी डिटेल्स लिख दी हैं, मैं एक एक चीज़ नहीं पढ़ रहा, बट मेनली जितनी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है वो भी हमारे पास डील होती है। नेक्स्ट चल, अच्छा अगली सर पॉइंट, except as provided law and parliamentary affairs department is not in respect of legislation substantive delegated office and originating office। ये सर इंपॉर्टेंट बात है, ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है हमारी गवर्नमेंट में कि शायद जितने भी कवानीन बनने हैं उन सबको लॉ डिपार्टमेंट ने इनिशिएट करना है, ऐसा नहीं है। उसका जो प्रोसीजर प्रॉपर है वो यही है कि महकमा जात अपने जो लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स हैं पहले वो इन प्रिंसिपल भेजते हैं टू दी कैबिनेट। कोई भी महकमा नया काम करना चाह रहा है जिसके पीछे कुछ लेजिस्लेशन रिक्वायर्ड है तो वो पहले भेजेगा कैबिनेट को इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए। जब वो इन प्रिंसिपल अप्रूव करती है कैबिनेट तो उसके बाद वो उसकी लेजिस्लेटिव प्रपोजल मूव करते हैं। वो लेजिस्लेटिव प्रपोजल लॉ डिपार्टमेंट में आती है, लॉ डिपार्टमेंट उसको एग्जामिन करता है और उस लॉ को पढ़ के उसके ऊपर अपनी एक ओपिनियन देता है और उसको फिर कैबिनेट कमेटी ऑन लेजिस्लेटिव बिजनेस को भेजा जाता है। जो कैबिनेट कमेटी ऑन लेजिस्लेटिव SCCLB जिसको हम कहते हैं, SCCLB की मीटिंग में उसको डिस्कस किया जाता है और रूल्स ऑफ बिजनेस जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के हैं रूल 33(5) के तहत 33(3) के तहत इंडोर्स करके 33(5) की अप्रूवल कैबिनेट जो देती है उसके लिए भेज दिया जाता है। तो जब वो एक दफ़ा अप्रूवल हो जाती है उसके बाद बिल को एक तीसरी मरतबा कैबिनेट को भेजा जाता है, रादर चीफ मिनिस्टर को भेजा जाता है अंडर रूल 33(7) फॉर प्लेसमेंट इन असेंबली। तो ये एक जनरल गवर्नमेंट का जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है वो यूं चलता है डिपार्टमेंटल लेवल पे। जो हमारी अपने मैटर से रिलेटेड समरीज़ हैं वो हम ज़रूर इनिशिएट करते हैं, बट तमाम लेजिस्लेशंस डिपार्टमेंट्स खुद इनिशिएट करते हैं और हम सिर्फ अपने हिस्से की करते हैं। अलबत्ता तमाम लेजिस्लेशंस को पढ़ना, उनकी ड्राफ्टिंग ठीक करना, उन पे अपनी लीगल एडवाइस देना और ये देखना कि इनका कोई किसी और कानून के साथ कोई कोलैप्स तो नहीं हो, कोई ये क्लैश तो नहीं हो रहा, वो हम ज़रूर उसके ऊपर एडवाइस करते हैं। इसी तरह से जो SSCLB की मीटिंग है, जो हमारी लेजिस्लेटिव कमेटी की मीटिंग है, उसमें भी सेक्रेटरी लॉ एक मैंडेटरी मेंबर हैं
और वो मीटिंग में बैठता हूँ। इनफैक्ट आज भी वो एक मीटिंग थी जो हमने फिर इस कमेटी की, चूँकि ये पहले से स्केड्यूल थी, तो हमने फिर रिक्वेस्ट की कि उसको मंडे को ले जाएँ, तो अब मंडे को वो इंशाल्लाह मीटिंग होगी। वो उसकी वजह यही है कि लॉ की प्रेजेंस वहाँ पर मैंडेटरी है। तो मेनली सर ये मैंने बात आपको बता दी। इसमें ये भी होता है कि प्राइवेट काउंसिल्स जो हैं, अगर कोई हायर करना चाहता है कोई महकमा जो वो हायर कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में, फेडरल शरीयत कोर्ट में कहीं भी ले जाना चाहता है कोई प्राइवेट काउंसिल हायर करके, तो वो हमारे से इजाज़त लेता है लॉ डिपार्टमेंट से कि हमने एक प्राइवेट काउंसिल हायर करना है, इसकी ये वजूहात हैं, हम एडवोकेट जनरल ऑफिस को इस्तेमाल नहीं करना चाहते, उसकी कोई वजह होगी, उसमें हम कंसेंट लेके फिर हम उनको प्राइवेट काउंसिल की इजाज़त देते हैं। अदरवाइज़ इन तमाम कोर्स जिनका मैंने जिक्र किया है, इनके लिए जो प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर हैं, प्रिंसिपल लिटिगेशन ऑफिसर हैं, वो एडवोकेट जनरल ऑफिस है। आगे क्या लें, ये हो गई है बात, मैंने बता दी है। ये भी मेरा ख्याल है कि इंपॉर्टेंट बात है, ये भी असम्बली से रिलेटेड चीज़ें हैं। टू अरेंज टू इंक्लूड अ बिल इन द ऑफिशियल बिजनेस ऑफ द असम्बली। अगर कोई महकमा अप्रूवल ले लेता है कैबिनेट से कि जी ये बिल आप पेश करना है, फॉर एग्जांपल बच्चों की शादियों से रिलेटेड कोई बिल है, वो अगर लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने या होम डिपार्टमेंट ने मूव किया है और अप्रूवल ले लिया है, तो वो फिर हमें भेजता है कि अब हम उसको इंट्रोड्यूस करवाएं। तो लॉ डिपार्टमेंट बेसिकली एक ब्रिज का काम भी करता है बिटवीन दी लेजिस्लेचर एंड दी एग्जेक्टिव। मुझे ऑनेस्ट ये सूरज को चिराग दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आई नो कि ऑल ऑनरेबल मेंबर्स आर वेरी वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बेस्ड ऑन द ट्राइकोटमी ऑफ पावर। सो लेजिस्लेचर के अपने फंक्शंस हैं, रूल्स हैं, पावर्स हैं, एग्जेक्टिव की डिफरेंट हैं। तो हमारा महकमा एक्चुअली ये ब्रिज का काम करता है बिटवीन द एग्जेक्टिव एंड दी लेजिस्लेचर। कोई मैसेज इधर से उधर जाना है, उधर से इधर आना है, तो हम ये इसको कैरी करते हैं एज अ मैसेंजर एज वेल। चलें जी, अब आगे चलते हैं। ये इस फंक्शन से सर हमारे। अब हमारा जो विंग्स है, आगे चलें, विंग्स में बताता हूँ मैं आपको बारी बारी। आगे चलें। ये थोड़ी सी, आई एम सॉरी, थोड़ी सी आपको स्क्रीन थोड़ी छोटी है, मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली सर 3 विंग है हमारे। अगर मैं इसको सम अप करूँ, ये 3 कलर्स जो हमें मेन नज़र आ रहे हैं, इसमें से जो ऑरेंज वाला जो कलर राइट पे नज़र आ रहा है, ये हमारा सर एडमन का विंग है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से बड़ा छोटा डिपार्टमेंट है। सेक्रेटरी के नीचे कोई स्पेशल सेक्रेटरी नहीं है, एक एडिशनल सेक्रेटरी हैं, एक डिप्टी सेक्रेटरी हैं, 2 सेक्शन ऑफिसर्स हैं और बाकी उनका स्टाफ है। सो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से इट्स अ वेरी लीन, और मेरा ख्याल है शायद सबसे छोटा डिपार्टमेंट होगा एडमिन साइड से। उसके बाद सर हमारे पास 3 डायरेक्टर्स हैं। ये जो मैंने 3 आपको दिखाए हैं लेफ़्ट साइड के ऊपर के 3, 2 डायरेक्टर्स हमारे लेजिस्लेशन साइड के हैं, एक डायरेक्टर हमारे असेंबली के बिज़नेस को डील करते हैं, और एक लेजिस्लेशन ब्रांच जो हमारी वहाँ पर है उसको डील करते हैं। दूसरा जो हमारा है डायरेक्टर, वो एडवाइजरी विंग का है। एडवाइजरी विंग हमारा बेसिकली जो दूसरे महकमों को ओपिनियंस देते हैं हम, उसको डील करता है डायरेक्टर। इन तमाम डायरेक्टर्स के नीचे एडिशनल डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स और असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं। अच्छा, इन ऑरेंज एस्टेब्लिशमेंट जो आपको नज़र आ रही है, इसके अलावा बाकी तमाम लोग कॉन्ट्रैक्ट्स में। इस महकमे में ये जो सिर्फ आपको सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, 2 एसओज और असिस्टेंट्स नज़र आएंगे, ये सिर्फ SNJD के एम्प्लॉइज़ हैं। बाकी तमाम के तमाम लोग महकमे के अपने एम्प्लॉइज़ हैं एंड दे आर वर्किंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट, और ये सारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं और इनका डिफरेंट सिलेक्शन प्रोसेस है। मिसाल के तौर पे डायरेक्टर्स जो हैं वो हमारे एक जो स्पेशल कमेटी बनी हुई है जिसको MPS सिलेक्शन कमेटी कहते हैं, मैनेजमेंट पे स्केल सिलेक्शन कमेटी, जो चीफ सेक्रेटरी साहब हेड करते हैं, वो एडवर्टीजमेंट के बाद सिलेक्ट करती है, और उनका जो स्केल है वो MP2 स्केल के ऊपर इनको रखा जाता है। और MP2 स्केल मैनेजमेंट पे स्केल का हायर स्केल है, उसके ऊपर इनकी सैलरीज हैं। दूसरा जो उससे निचला टीयर है एडिशनल डायरेक्टर्स का, उसकी रिक्रूटमेंट वो MP3 स्केल है, और वो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू रिक्रूटमेंट होती है। PPSC उसकी रिक्रूटमेंट करता है और वो हमें देता है। इनके फिर कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सटेंशंस का एक तरीकाकार है, वो होता है, वो उसका एक पूरा प्रोसेस है, वो चीफ मिनिस्टर तक जाती है समरी, और CM अगर एग्री करते हैं तो एक्सटेंशन होती है, अदरवाइज वो सीट वेकेंट हो जाती है और फिर दोबारा से एडवर्टीजमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो सर ये मेनली हमारे 3 विंग्स हैं, 3 डायरेक्टर्स और एक एडिशनल सेक्रेटरी। नेक्स्ट, अब एडमिन विंग का सर मेनली काम क्या है? एडमिन विंग वही जो कि जनरली एस्टेब्लिशमेंट के काम होते हैं कि एक सर जितनी भी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं हमारी, उन सब के सर्विस मैटर्स को देखना इनका काम है। फिर जो डिस्ट्रिक्ट के लॉ ऑफिसेज हैं,
डिस्ट्रिक्ट के जो लॉ ऑफिसेज हैं उनकी इस्टेब्लिशमेंट्स, उनके जो सर्विस मैटर्स, बजटिंग, उसको भी यही देखते हैं। फिर एजी ऑफिस से रिलेटेड, एडवोकेट जनरल ऑफिस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो भी हमारे इसी ऑफिस एडमिन विंग के थ्रू डील होती हैं। फिर लीगल एडवाइज़र सर हम अपॉइंट करते हैं। लीगल एडवाइज़र तमाम म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस और बहुत सी ऐसी अथॉरिटीज़ जिनका मैंडेट हमारे पास है, वो लॉ में लिखा हुआ है हमारे पास कि किन किन जगहों के ऊपर हम अपॉइंट करते हैं। लेकिन जनरली जो एक रूल हमारा इस्टेब्लिश्ड है वो ये है कि जब तक हमें क्लाइंट यानी कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कंसर्न्ड खुद ना कहे कि जी हमें कोई बंदा लगा दे, ये हमें वो कौंसल चाहिए, हम जनरली अपॉइंट नहीं करते। आल्दो हमारा इख्तियार है, हम अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन हम जनरली उनकी मर्ज़ी के साथ ही करते हैं। एक ही कंडीशन है इसमें जनरली कि 5 साल उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए एज अ लॉयर टू बी अपॉइंटेड एज अ लीगल एडवाइज़र टू एनी ऑफ दी म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस। अलबत्ता बहुत सी ऐसी अथॉरिटीज़ हैं जो हम अपॉइंट नहीं करते। मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ, जैसे लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो लीगल एडवाइज़र्स हैं वो मैं अपॉइंट नहीं करता, वो उनके LDA एक्ट में लिखा हुआ है कि उन्होंने कैसे उनको अपॉइंट करना है। जहाँ पर वो प्रोविजन उनके अपने एक्ट्स में नहीं है, वहाँ पर फिर लॉ डिपार्टमेंट उनको ये करता है। इसमें एक जो हम रिसेंटली सोच रहे हैं इसको ठीक करने में, अभी इनकी ना सैलरीज बहुत कम है, 25,000 मंथली सैलरी, 25 से 35,000 मंथली सैलरी है, विच इज़ वेरी स्मॉल, एक बड़ी मीगर अमाउंट है। 5 साल किसी बंदे ने अगर वो लीगल एक्सपर्ट रहा है तो उसको इतनी कम तनख्वाह पे हायर नहीं करना चाहिए। हमने एडवोकेट जनरल ऑफिस से भी कंसल्टेशन की है, इसके ऊपर हम इंशाल्लाह सर कुछ अमेंडमेंट लाएंगे कि इसको कुछ मुनासिब लेवल पे होना चाहिए। जो एक प्रोफेशनल की सैलरी होनी चाहिए डॉक्टर्स इंजीनियर्स की, तो कम से कम उस लेवल के ऊपर तो इसकी एक बेसिक सैलरी होनी चाहिए। लास्ट में सर डेवलपमेंट स्कीम्स जो है वो भी एडमिन विंग हमारा देखता है। हमारा बहुत छोटा डेवलपमेंट पोर्टफोलियो है और उसमें भी एक ही बड़ा हेड है, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। आगे चले जी नेक्स्ट। डेवलपमेंट स्कीम्स में सर जो हमारे पास इस वक्त जो मेन हमारा है वो है सर पंजाब जुडिशल एकेडमी। पंजाब जुडिशल एकेडमी हमारा एक अटैच डिपार्टमेंट है जहाँ पर नए जो हमारे जज साहिबान हैं, सिविल जज साहिबान हैं, उनकी ट्रेनिंग का एहतमाम किया जाता है। पंजाब जुडिशल एकेडमी एक सेल्फ सफिशिएंट इदारा है। सेल्फ सफिशिएंट से मुराद कि वो अपने पावर्स खुद इस्तेमाल करता है, फाइनेंसिस हम उसको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। उसमें चीफ जस्टिस साहब खुद उसकी मैनेजमेंट का हिस्सा हैं और वो उसको खुद भी देखती हैं। तो ये पंजाब जुडिशल एकेडमी को हम एडमिनिस्ट्रेटिवली हम ज़रूर उसको डेवलपमेंट साइड से हम देखते हैं। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन सर फ़ेज़ 1 इसका पिछली दफ़ा हुआ है, फ़ेज़ 2 इसका काम जारी है। फ़ेज़ 1 की आलमोस्ट कंप्लीट है, फ़ेज़ 2 का काम जो है वो इस साल से शुरू होगा। फिर जो सोलिसिटर डिपार्टमेंट की मैंने जैसे एक्सप्लेन किया कि अब वो ख़त्म होकर डायरेक्टरेट ऑफ मॉनिटरिंग बन जाएगा, सोलिसिटर डिपार्टमेंट हम उसको नहीं कहा करेंगे, तो वो उसकी भी हम जो बिल्डिंग की रेनोवेशन है उसका काम भी हमने करना है। फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नीज़ के पास सर दफ्तर नहीं है, ये एक बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है। मैंने भी बहुत कोशिश की पिछले 1 साल में कि हम डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नीज़ को कम से कम एक छोटा सा एक फंक्शनल सा ऑफिस ज़रूर बनवा दें, लेकिन अभी तक हम बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो सके। हमने 9 डेवलपमेंट स्कीम्स इस दफ़ा EDP में दी थी, लेकिन वो हमारी इंक्लूड नहीं हुई, फॉर सम रीज़न वो शामिल नहीं हो सकी। बट एनीवे इस वक्त जो हमारी चल रहे हैं सर कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट, वो अटक, झंग, पाकपतन और गुजरात के 4 ऑफिस अंडर कंस्ट्रक्शन है। आगे चलें। अच्छा सर, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसी चूँकि डेवलपमेंट की बात हो रही है तो मैं 1-2 बातें और साथ में ऐड कर दूँ। इस महकमे ने एक प्रपोज़ल भी भेजी, वो ये थी कि हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, चूँकि पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मामलात गवर्नमेंट की साइड से हम देखते हैं, तो हमने ये प्रपोज़ल भी बनाई थी कि हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, इनकी ट्रेनिंग्स के लिए, डिस्कशंस के लिए एक रिसोर्स सेंटर भी यहाँ बनाया जाए। हमारे पास सर असम्बली की एक पुरानी बिल्डिंग मौजूद है और हमारी सजेशन ये थी कि उस बिल्डिंग को, उसके कुछ पोर्शन को हम इस्तेमाल करें। वो रहेगी असम्बली के पास ही, नेचुरली वो असम्बली का है, लेकिन वहाँ एक रिसोर्स सेंटर गवर्नमेंट स्पॉन्सर करे और तमाम पार्लियामेंटेरियंस के लिए वो बना दिया जाए। वो एक रिसर्च सेंटर भी होगा, उनको किसी लीगल मैटर में रहनुमाई की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है तो वो वहाँ से ले सकें। फिर जो नए पार्लियामेंटेरियंस हैं हमारे, उनकी ट्रेनिंग का, रूल्स ऑफ प्रोसीजर के ऊपर उनकी ब्रीफिंग्स, पुराने पार्लियामेंटेरियंस के लिए एक बोलने का फोरम, मीडिया सेंटर, कोई यूट्यूब चैनल, कोई पॉडकास्ट, इस तरह का कुछ सिलसिला होना चाहिए ताकि जो नए आने वाले लोग हैं उनको भी फिर जो मेन स्ट्रीमिंग उनकी की जा सके। हमने सर ये एक PC1 बनाया असम्बली के आने के बाद और हमने काफ़ी कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूँकि इस मरतबा IT का कोई नया प्रोजेक्ट नहीं हमें मिला किसी भी डिपार्टमेंट को, तो ये हमें भी नहीं मिल सका। अलबत्ता ये हम फिर कोशिश कर रहे हैं, हमने मिनिस्टर साहब को भी रिक्वेस्ट की है, सीनियर मिनिस्टर को भी रिक्वेस्ट किया है कि हमें इसमें कुछ सपोर्ट किया जाए।
स्पीकर साहब को भी मैं आप लोगों के इस फोरम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्पीकर साहब को भी ज़रूर रिक्वेस्ट करें, क्योंकि उनकी वेट का वज़न बात का बहुत वज़न है, कि इसको भी प्रोजेक्ट को शामिल किया जाए। ये बहुत फ़ायदेमंद प्रोजेक्ट होगा फॉर एवरीवन, क्योंकि असम्बली के अंदर एक रिसोर्स सेंटर बन जाएगा जहाँ पर पुराने पार्लियामेंटेरियंस को बुला के आप उनके इंटरव्यूज़ कर सकते हैं, उनसे डिस्कशंस कर सकते हैं, रिसर्च हो सकती है जो अभी शायद उस तरह से हम नहीं कर पा रहे। दूसरा सर, ये प्रोजेक्ट नहीं हो सका। दूसरा सर, हमने एक और भी इस दफ़ा हमने कोशिश की थी, वो ये थी कि हम कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक चैट पॉड बनाएं, यानी कि व्हाट्सएप की तरह का एक अपना सॉफ्टवेयर बनाएं कि हमारे जो लोग हैं उनको कोई लीगल रहनुमाई का कोई तरीक़ाकार होना चाहिए। अच्छा, वो जो फोरम होगा या व्हाट्सएप तरीक़ाकार होगा, उसका मतलब ये नहीं होगा कि वो उसको कोई प्रॉपर केसेस के अंदर मदद करेगा। उसका मकसद ये होगा कि सर हमारे जो आम शहरी हैं उनका गवर्नमेंट के साथ कनेक्ट नहीं है। असल इशू जो, मैं भी 24-25 साल से सरकार की नौकरी कर रहा हूँ, हमने ये देखा है कि लोगों के दरमियान, लोगों का और जो सरकार का आपस में कनेक्शन है वो लूज़ होता जा रहा है। उसको बेहतर करने के लिए, लोगों से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमने एक प्रपोज़ल दी। वो प्रपोज़ल ये है कि हम एक इस तरह का सॉफ्टवेयर बनाएं। हर बंदे के पास आजकल सर ये स्मार्टफोन होता है, उसको डे टू डे कोई प्रॉब्लम आती है, वो उसको समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं। फॉर एग्जांपल, मैं उसकी छोटी सी मिसाल देता हूं कि अगर एक शख्स मोटरसाइकिल के ऊपर रात को किसी सड़क से गुजर रहा है और उसको कोई स्ट्रैंडेड बच्चा नज़र आ गया है, तो उसको नहीं पता कि मैंने अब इसके साथ क्या करना है। अगर वो नेक नीयत भी है तो हो सकता है वो कहे जी मैं इसको लेकर करीबी थाने में चला जाऊँ। अब उसके दिमाग में यह है कि अगर मैं थाने में जाऊँगा तो क्या पता मुझ पर ही ना किडनैप का केस हो जाए। उसको ना चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का नंबर पता है कि मैं किसको कॉल करूँ, ही डजंट नो। तो उसका नतीजा ये हो रहा है कि हमारी पब्लिक में लेथार्जी पैदा हो रही है। वो कवानीन पे अगर अमल करना भी चाहते हैं, जो अच्छे सिटीजन्स हैं वो भी नहीं कर पाते, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, उनको कोई गाइड नहीं करता। हमने बहुत सारी हेल्पलाइंस बना ली हैं, लेकिन उन हेल्पलाइंस को उस वक्त याद रखना बड़ा मुश्किल है। अब रात को मैं 11 बजे मोटरसाइकिल चला के जा रहा हूँ, तो मुझे क्या पता है इस वक्त कि कौन सी गवर्नमेंट की हेल्पलाइन इस वक्त काम कर रही है। तो हमने एक कोशिश की थी कि हमें इसी के अंदर ये बिल्ट इन करें सिस्टम चैट पॉड में, कि अगर वो बोल के भी अगर वो अपना मैसेज रिकॉर्ड करवाए अपनी सिचुएशन को, तो वो जो कंप्यूटर जनरेटेड उसको एटलीस्ट एक बेसिक रहनुमाई मिल जाए। इसका एक और एस्पेक्ट भी है, आजकल सर के आपके माहौल में आप देख रहे हैं प्रोटेस्ट भी हैं, मसाइल भी हैं, लोग यूथ भी इंगेज नहीं है हमारी। अब एक बच्चा अपने गली में खड़ा हुआ है, वो अपने दूसरे साथी को कहता है कि चलो आओ भाई आज शाम को हमने किसी जलसे के ऊपर जाना है, फलानी जगह पे जाना है। अच्छा, वो उसका दोस्त है, वो उसके साथ चल पड़ेगा। अब वहाँ क्या होता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, उसके ऊपर कोई FIR हो जाती है, वो प्रोटेस्ट क्या लीगल है, सैंक्शनड है, उसको नहीं पता। वो बेख्याली में चला गया, वहाँ जाके उस गरीब के ऊपर कोई पर्चा हो गया, उसने जाना था किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, पुलिस उसको रिपोर्ट नहीं दे रही, उस गरीब का मुस्तकबिल बर्बाद हो जाएगा, उसको भी कोई बताने वाला नहीं। मैं आपको जस्ट सिनेरियोज बता रहा हूँ। तो वो कम से कम ये चेक तो कर सकता है कि यार अगर मैं जाऊँगा तो मेरे साथ क्या हो सकता है, मुझे क्या नुकसान हो सकता है या क्या फ़ायदा हो सकता है। उसको कोई ब्रॉडर लीगल एडवाइस नहीं हम दे पा रहे, ये किसी भी सेगमेंट को हम नहीं दे पा रहे। तो हमें ये मेरा ख्याल है कि सोचना चाहिए। इस पर सर पूरा एक PC1 बनाया हमने, पायलटिंग की इस पर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये भी इस दफ़ा हमारा शामिल नहीं हुआ। हम फिर कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह करे कि ये प्रोजेक्ट शामिल हो जाए। ये कोई बहुत महंगा प्रोजेक्ट नहीं है, टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट है, इसके बड़े फार रीचिंग इफेक्ट्स होंगे। आगे चले सर, ये एडमिन विंग हो गया सर। आगे हम लिटिगेशन मैनेजमेंट सिस्टम पे आते हैं। हमने सर एक और प्रोजेक्ट भी कोशिश की है, वो है हमारे जो सिविल लिटिगेशन है जो डिस्ट्रिक्ट्स में हो रही है, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिसेज में, उसकी जो केस मैनेजमेंट है, उसका जो केस फाइलिंग स्ट्रक्चर है, वो हमारा मैनुअल है अभी भी। हम उसको डिजिटाइज़ करना चाहते हैं कि जब कभी भी वो कोई तारीख लगती है तो हमें डिजिटली पता लग जाए कि ये फ़लानी तारीख अब इस केस के अंदर लगी है, इसमें ये जज साहब ने फरमाया है, अगली डेट के ऊपर इसको क्या डॉक्यूमेंट्स पेश होने हैं, हमारा एडवोकेट वहाँ गया था नहीं गया था। इन चीज़ों को डिजिटाइज़ करने के लिए हमने एक प्रोजेक्ट किया है। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में काफ़ी हद तक ये अब इन लाइन हो चुका है। हमने भी उसी पैटर्न के ऊपर पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड से किया था। ये प्रोजेक्ट सर हम इंशाल्लाह लॉन्च जल्दी कर लेंगे। इसके ऊपर गवर्नमेंट की कंसेंट है, अप्रूवल नहीं है, कंसेंट है, अप्रूवल हम ले रहे हैं सर। रिसेंटली सर हमने लीगल रिफॉर्म यूनिट एक बनाया है अपने डिपार्टमेंट में कि जितने भी लॉज हैं हमारे, हम उन लॉज को एग्जामिन करें और एग्जामिन करके देखें कि इन लॉज के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि रिडंडेंट होती जा रही हैं। ये बेसिकली यूनिट इसलिए बनाया गया है क्योंकि जो असेंबली की लीगल रिफॉर्म्स कमेटी है वो कुछ क्वेश्चंस रेज कर रही है हमसे। लास्ट मीटिंग में स्पीकर साहब ने खुद चेयर की थी और उन्होंने कुछ क्वेश्चंस रेज किए थे।
उन क्वेश्चंस के आंसर के लिए हमें ऑब्वियसली हमारे पास इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं थी, वो काफ़ी बड़े और मुश्किल सवालात थे और कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस हैं, लीगल क्वेश्चंस हैं। तो हमने लीगल रिफॉर्म यूनिट भी एक बना लिया अपने पास, ताकि हम उन चीज़ों का, उन क्वेरीज़ का जो असम्बली से आती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल मैटर्स के ऊपर, हम उनका कोई मुनासिब जवाब दे सकें। आगे चलें। अटैच बॉडीज़ में सर मैंने अब आपको बता दिया कि ये सोलिसिटर ऑफिस ख़त्म हो चुका है, अब डायरेक्टरेट ऑफ मॉनिटरिंग न्यूली क्रिएटेड हो गया। पंजाब जुडिशल एकेडमी हमारा अटैच बॉडी है, बट वो एडमिनिस्ट्रेटिवली आज़ाद हैं, वो खुद ही अपनी मैनेजमेंट करते हैं, बट हम उनको गवर्नमेंट की साइड से सपोर्ट करते हैं। इसी तरह से एडवोकेट जनरल ऑफिस सर, ये हैं सर हमारी टोटल इस्टेब्लिशमेंट। अब ये सोलिसिटर डिपार्टमेंट की हम बात नहीं करते, ये पहले ही ख़त्म हो चुका है, तो इसकी मैं पहले ही ब्रीफिंग दे चुका हूँ, इसको हम मज़ीद डिटेल में नहीं जाते। रेड मैंने इसीलिए मेंशन किया कि ये अब ख़त्म हो गए हैं, ये काम अब नहीं करेगा सोलिसिटर डिपार्टमेंट। मींस कि वो इंस्ट्रक्शंस जारी करता था एडवोकेट जनरल को कि जी आप इस केस के अंदर अपीयर हो। मैं हेल्थ डिपार्टमेंट हूँ, हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक केस फाइल करना है, अगर वो केस फाइल करेगा तो वो सोलिसिटर ऑफिस भिजवाता था, सोलिसिटर ऑफिस उसके ऊपर अपनी लीगल एडवाइस देता था, और अगर वो उसको फिट समझता था तो एक पावर ऑफ जिसको आप कहते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करता था और भिजवा देता था एडवोकेट जनरल ऑफिस को कि आप इस केस में इस डिपार्टमेंट के बिहाफ पे पेश हों। अब ये काम सोलिसिटर ऑफिस नहीं करेगा, बल्कि ये काम डायरेक्टली डिपार्टमेंट्स करेंगे। वो खुद पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करके एजी ऑफिस को भेजेंगे कि जी हमारे इस केस में आप प्रेजेंट हो। तो ये दरमियान में जो एक बॉटल नेक थी वो हमने अब ख़त्म कर दी। आगे चलें। हाँ, यहाँ पर ये सर अब नई है, जिसको हम ये फंक्शंस हम ज़रूर परफॉर्म करेंगे, गवर्नमेंट लिटिगेशन का रिकॉर्ड मैनेजमेंट। और उसके लिए मैंने अर्ज़ किया कि हमें डिजिटल करना पड़ेगा, और वो डिजिटल हो जाएगा तो फिर बड़ा सिंपल हो जाएगा। हम ये बता सकेंगे कि एग्जैक्टली आज की तारीख में सरकार के कितने मुकदमात कहाँ कहाँ पर पेंडिंग है, डीजी खान में कितने हैं, अटक में कितने हैं, चकवाल में कितने हैं, अगली डेट कौन सी लग रही है, उस पर अभी तक प्रोग्रेस क्या हुई है, कितनी दफ़ा डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी या उसका डिप्टी पेश हुआ है, पेश नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, इस तरह की सब चीज़ें जो है उसमें आ जाएंगी। और ये बहुत ज़रूरी है, इस वक्त हमारा खासा नुकसान हो रहा है, बिकॉज डिपार्टमेंट्स परवाह नहीं करते, फ्रैंकली डिपार्टमेंट्स को फ़िक्र कोई नहीं होती। और लॉ डिपार्टमेंट की साइड से एक डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है, वो हम भी यही कहते हैं कि जी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी खड़ा हुआ है जी, आप उससे करवा लें, वकील तो हमने दे दिया है। बट रिकॉर्ड मैनेजमेंट में दोनों ही तरफ से कुछ वीकनेसेस हैं। असूली तौर पे वो रिकॉर्ड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट्स को करना चाहिए, लेकिन वो चूँकि कर नहीं रहे, तो वही थॉट कि हम इसकी रिकॉर्ड मैनेजमेंट भी हम इसको अपने तौर पे काम शुरू कर दें। आगे चलें जी, ये हो गई ये बात। इसी तरह से सर वो जो सारे सोलिसिटर ऑफिस काम करता था डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस के, वो अब ये डायरेक्टरेट ऑफ मॉनिटरिंग करेगा। फॉर एग्जांपल उनकी डेवलपमेंट स्कीमें हैं, उनकी ऑडिट्स हैं, उनके अकाउंट्स हैं, वो सब अब ये महकमा देखा करेगा। छोटा सा डायरेक्टरेट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इसको हम सर इस्टेब्लिश करने की इस वक्त तगो दो में है, और इंशाल्लाह जल्दी इसको इस्टेब्लिश भी कर लेंगे। आगे चलें। पंजाब जुडिशल एकेडमी सर जो है, ये पंजाब जुडिशल एकेडमी एक्ट 2007 का, उसके तहत ये सर बना हुआ है। ये एक ऑटोनमस बॉडी है, इसका अपना बोर्ड है, इसके अपने मैनेजमेंट स्ट्रक्चर्स हैं, अपने इंटरनल रूल्स हैं, फाइनेंशियल मामलात हैं। ये का काम ये है, ये इम्पार्ट करते हैं ट्रेनिंग्स टू द जुडिशल ऑफिसर्स एंड कोर्ट पर्सनल्स, प्रोसिक्यूटर्स एंड लॉ ऑफिसर्स। ट्रेनिंग कोर्सेज और मॉड्यूल सर ये डेवलप करते हैं, ये इनका काम है। इसी तरह से कंडक्ट करते हैं। आगे चलें। They conduct the conferences, seminar, lectures, workshops, symposia related to the court management, administration of justice, law and development and legislative drafting. ये सारे काम जुडिशल एकेडमी अंडरटेक करती है। फिर वो रिसर्च पेपर्स भी अपने पब्लिश करते हैं रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट, एडवोकेट जनरल ऑफिस, मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि ये एक स्टैचूटरी ऑफिस है। इट्स अ स्पेशल इंस्टीट्यूशन अटैच टू द लॉ डिपार्टमेंट अंडर पंजाब गवर्नमेंट रूल्स ऑफ बिजनेस 2011। इट इज़ हेडेड बाय द एडवोकेट जनरल पंजाब। इनका मेन काम यह है कि ये जितने भी लिटिगेशन के मैटर्स हैं, मैं अब यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि एक महकमे ने हमें एक रेफरेंस भेजा जो कि अदालत में ज़ेर इल्तवा मुकदमे से रिलेटेड है। उसके ऊपर लीगल ओपिनियन हम हतमी नहीं दे सकते। ऐसे मामलात जिसके अंदर कोर्ट के अंदर मामला पेंडिंग है, तो लॉ डिपार्टमेंट उसको रेफ़र करता है एडवोकेट जनरल ऑफिस को, क्योंकि वो अंडर लिटिगेशन है। वो उसके ऊपर अपनी लीगल एडवाइस देते हैं, और वो फिर हम नेचुरली उसको वापस करते हैं। एंड एडवोकेट जनरल ऑफिस को हम प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट भी समझते हैं। तो अगर आप ये पूछेंगे कि जी सबसे सीनियर मोस्ट लॉ ऑफिसर जो लीगल एडवाइस है वो कौन देता है, तो वो सेक्रेटरी लॉ नहीं है, बल्कि एडवोकेट जनरल है अंडर द स्टैट्यूट। नेक्स्ट,
तो एडवोकेट जनरल सर ये सिविल केसेस में सुपीरियर कोर्ट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। आगे चले, मेरे ख़त्म हो गई ये बात, लास्ट स्लाइड है सर ये बस। ये है सर एडीपी हमारा जो है इस वक्त, उसकी क्या पोजीशन है सर। ये एडीपी है सर हमारा, टोटल जो स्कीम्स ऑन गोइंग है वो 8 है सर। ये ऊपर वाले कॉलम में लिखी हुई हैं। ये जो 4.5 बिलियन का हमें नज़र आ रहा है कि 5.5-4 अरब का पोर्टफोलियो है, इसमें से सर जो मेजॉरिटी पोर्टफोलियो है, मतलब कि आई थिंक कितना है इसका जुडिशल एकेडमी वाला टोटल, तकरीबन मेरे ख्याल है 3.5 के करीब, 3.25 के करीब वो है सर। वो जुडिशल एकेडमी का मेन कंपोनेंट है। बाकी जो हमारे 4 दफ्तर बन रहे हैं मैंने जैसे अर्ज़ किया, एंड डेट्स ऑल। तो हमारा डेवलपमेंट का पोर्टफोलियो भी बहुत छोटा सा है, और इसमें ये सर हमारी इस वक्त की थ्रो फॉरवर्ड है एलोकेशन इस दफ़ा हमारी 4.739 बिलियन की हो चुकी हुई है। बाकी सर ये नीचे की स्कीम्स हमारी वही हैं जो मैंने आपको बताई थी कि हमने ये भेजी थी, लेकिन ये अभी तक अप्रूव नहीं हुई। हमने 19 दफातर पूरे पंजाब में जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नीज़ के हैं उनके PC1 लैंड्स सब कुछ बनाकर कॉस्ट एस्टीमेट भिजवाए थे, लेकिन वो इस मरतबा ADP में इंक्लूड नहीं हुए। हमारी सबसे रिक्वेस्ट होगी, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इसमें हेल्प आउट किया जाए। IT और गवर्नेंस सेक्टर के वही 3 प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें एक मीडिया सेंटर की बात कर रहा हूँ सर मैं, एक चैटबॉट की और एक केस मैनेजमेंट सिस्टम की। वो 3 स्कीमें हमने बनाई थी। अगर आप कॉस्ट देखेंगे तो सिर्फ 45 करोड़ की ये सारी तीनों स्कीमें हैं, टोटल इतनी है। तो ये कोई इतनी बड़ा एक्सपेंडिचर नहीं है। हम ये तीनों काम सिर्फ इतने पैसों में कर सकते हैं। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, मेरी चेयरमैन साहब से भी बात हुई है PND में, तो इंशाल्लाह ये हमें हेल्प मिल जाएगी। आगे चलें, बस ये तो एक जनरल बात है, ये तो हम वो पहले कर चुके हैं ये वाली बात सर। सो डेट्स ऑल सर, ये मेरी साइड से तो ये ब्रीफिंग थी। थैंक यू वेरी मच सर, आपने मेरी बात सुनी सर, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी, बड़ी आपने कम्प्रीहेंसिव आपने ब्रीफिंग दी डिपार्टमेंट ने, और हमें पता चला कि लॉ डिपार्टमेंट और इसके अलाइज में क्या क्या फंक्शंस हो रहे हैं। अब मैं हाउस को ओपन करता हूँ, जिन दोस्तों को बात करनी है वो बात कर लें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़बरदस्त आपने ब्रीफिंग दी है, एक एक पॉइंट को आपने दलाइल से वाज़िया किया है। तो मेरी इसमें एक ये है कि जो प्रोसिक्यूशन है आपकी, वो कितने टाइम में एक FIR और एक मिसल का कंप्लीट जो है चालान वो अदालत में जमा कराती है? अर्ज़ करता हूँ, प्रोसिक्यूशन साइड जो है, क्रिमिनल साइड, वो लॉ डिपार्टमेंट के पास नहीं है। उसका एक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट अलग से है सर, उसके अलग से सेक्रेटरी हैं। हम सिर्फ सिविल लिटिगेशन को सर डील करते हैं। प्रोसिक्यूशन साइड के लिए अगर ये ऑनरेबल मेंबर कहेंगे तो हम प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से इस क्वेरी को सर हम रेज़ करके तो इस फोरम के ऊपर सर उसका जवाब दे सकेंगे सर। अच्छा, ये आपके मुतलका नहीं है। तो दूसरी मेरी आपसे ये है कि ये जो लीगल एडवाइज़र पहले आपने फरमाया है कि LDA लाहौर जो है वो ख़ुद प्रपोज़ करता है, FDA ख़ुद प्रपोज़ करता है, तो उनकी प्रपोज़ करने पे हम उनका नोटिफिकेशन करते हैं। तो ये क्यों नहीं कि मुकामी जो आपके वहाँ अवामी नुमाइंदे हैं वो प्रपोज़ करें तो आप उसको नोटिफाई कर दें? ये पहले तो यही प्रैक्टिस रही है, इस दफ़ा ये नई प्रैक्टिस आई है। नहीं सर, ये प्रैक्टिस तो यही है। उसमें गुजारिश ये है कि हमें वक्तन फ़वक्तन मिनिस्टर साहब के थ्रू रिक्वेस्ट आती हैं, उसमें भी हम यही करते हैं कि हम उनको कहते हैं कि उनको ओन करें डिपार्टमेंट्स, फिर हम उनके थ्रू लेटर लेते हैं और लेटर लेके फिर हम आपको वो हेल्प आउट हो जाता है। और 90% नहीं, वो ऐसे हो रहा है। डिपार्टमेंट के लेटर की बजाय ये अथॉरिटी आप हैं, तो आप ऑनरेबल मेंबर जो हैं उनकी रिक्वेस्ट पे आप क्यों नहीं कर देते? सर हम जहाँ तक हमें अप्रोच डायरेक्टली किया जाता है हम करते भी हैं, और मेरा ख्याल है चेयरमैन साहब को भी इस चीज़ के विटनेस हैं। काफ़ी जगह पे आपने वायोलेशन की हुई है इसकी। सर वो जहाँ पर पॉइंट आउट करेंगे तो हम उसको सर ठीक भी कर देंगे जहाँ आप चाहेंगे सर, कोई ऐसा मसला अगर मोअज़्ज़ज़ फाज़ल दोस्त इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा इस पर करूँ कि ये अथॉरिटी को पता है कि उसको कितने बंदे चाहिए, कितना उसको 2 ऑलरेडी हैं, 2 और चाहिए, 3 चाहिए। जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है उसको नहीं पता कि अथॉरिटी की क्या ज़रूरियात है, तो इसलिए मूव तो अथॉरिटी की तरफ से होना है। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे अपनी सजेशन जो है या अपना कोई नाम जो है वो दे सकता है।
जाएँ। मेरा ये कंसर्न है कि वो जो वहाँ के नुमाइंदे हैं उनके ज़रिए जो काबिल लोग हैं उनको लगाया जाए, ना कि लोगों को नवाजा जाए किसी और साइड से। डॉक्टर साहब मैंने आपकी बात ठीक है, लेकिन जैसे रंजा साहब ने फरमाया ना जी, असल में जिस डिपार्टमेंट ने लीगल एडवाइज़र लेने हैं पता तो उसे है कि कितनी सीट्स हैं। अब देखें जैसे मैं हूँ या आप हैं, हम तो चाहेंगे कि 4 बंदे आ जाएं, उसके पास हो सकता है सीट ही एक हो, और वो जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो इनको लिख के अपनी रिक्वेस्ट भेजता है और फिर उसके बाद वो ये सिलेक्शन करते हैं। साहब मैं इसमें इस सीटें बढ़ाने की बात नहीं कर रहा, मैं वो कर रहा हूँ कि अगर एक सीट है तो वो भी वहाँ के जो मेंबर हैं उनके कहने पे होनी चाहिए। अगर वो जिस मेंबर जिसका नाम देते हैं अगर वो काबिल नहीं है तो कोई सेकंड नाम ले ले, उसमें कोई फॉल्ट है तो कोई ज़रूरी तो नहीं है ना कि वो ही वहाँ से एडवाइस करें या आप अपने किसी तरीके से और किसी को लगा दें। ये तो मुनासिब बात नहीं है। इसको मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको टेक अप करें। ठीक है, आप जड़ा वाले का मतलब बात कर का हो, पूरा पंजाब हो, नहीं ये मैं जड़ा वाला की कर रहा हूँ, मैं जड़ा वाला की कर रहा हूँ। पहले वैसे इस तरह होता है भी जैसे राणा साहब वजीर कानून रहे हैं वहाँ पे एमपी एमएल नहीं देते सन जिस जगह से भी होंगे सर रिकमेंडेड है साहब जरूर जिन्हों रिकमेंड हो कर हो जाता है, हमेशा यही प्रैक्टिस रही है। तो इस पे मेरी सेक्रेटरी साहब आपसे है ये कि आप वो सेक्रेटरी साहब कह भी रहे हैं कि ऑर्डर आप पास करें। तो दूसरा जो हमारी सेक्रेटरी साहब खुद कह रहे हैं कि मिनिस्टर सब दिन दिन वो लाइक किया है, और कुछ बार ऐसी हैं जहाँ वो फंड शायद आप देना चाह रहे हैं तो उसमें ताख़ीर हो रही है, नहीं सर, ना देने की कोई वजह मालूम हो सकती है। सर मैं इस करता हूँ दोनों बातों में। पहली सर जो ऑनरेबल मेंबर ने फरमाया कि इसको हम ऐसे करते थे, सर ये कोई रूल नहीं था, एक रवायत थी जो जैसे थी बिल्कुल उसी रवायत चलती रही, हमें भी सर नॉलेज में है। मैंने मिनिस्टर साहब से भी कई मरतबा इस चीज़ को डिस्कस किया। आज वो अनफॉर्चुनेटली इस कमेटी के अंदर आ नहीं सके, वो मुल्क से बाहर हैं, वो इस कमेटी का एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं। मेरी सर ये रिक्वेस्ट होगी, एक पॉलिसी मैटर है, हम मिनिस्टर साहब को ऑन बोर्ड लेके जैसे फिर आप इरशाद फरमाएंगे सर हम कर देंगे, को हमें कोई इसमें ना कोई हमें कबात है ना हमें कोई हिचकिचाहट है। दूसरी सर चीज़, हाँ जी सर, ये करने की जो आपने ये बात की है ना कि उनकी पे बाकी उनकी पे बहुत कम है जो भी काम कर रहे हैं ना, यानी कि जो म्यूनसिपल कमेटी का या टाउन कमेटी का नैब का या चौकीदार है ना उससे भी कम है। तो यानी कि वो हम इस पे बिल्कुल आपको एफर्ट करनी चाहिए। और जो चेयरमैन साहब इसमें कोई जो हम अगर लोग यानी जो आपकी एफर्ट यानी कि आपकी एफर्ट को जो सपोर्ट हमारी है आप हमें गाइड कर दें। चेयरमैन साहब पार्लियामेंट सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, बिल्कुल वो एक ये ज़रूरी है। दूसरा जो डॉक्टर साहब ने बाहर के फंड की बात की है तो वो उस पर वाले से कुछ चलो जो अगर कोई किसी बार में कोई फंड हो फॉर जिस तरह जड़ा वाला है तांदने वाला है वो क्या प्रोसेस ये आप प्लीज़ ये जड़ा वाला और तांदला वाला को नोट करें। और सर मैं अर्ज़ करता हूँ सर। अच्छा सर इसमें जी सर बिल्कुल मैं अर्ज़ करता हूँ सर। अर्ज़ ये है कि सर इसमें जनरली पहले क्या होता रहा सर, पहले ये होता था कि जनरली जो बार कौंसल्स अप्रोच करती थी, तहसील बार हैं या डिस्ट्रिक्ट बार्स हैं, और वो किसी हमारे ऑनरेबल मेंबर को अपने साथ सपोर्ट में लाते थे, मिनिस्टर साहब से मिन्नत समाजत करते थे, तो वो फिर उसके लिए कोई फ़ंड अप्रूव किए जाते थे। अच्छा उसका तरीका क्या है, वो फ़ंड एज सच हमारे पास होते नहीं, लॉ डिपार्टमेंट के पास। ग्रांट इन एड का एक प्रोसीजर है कि ग्रांट इन एड में उन बार कौंसल्स को पैसे दिए जाते थे। वो ये होता था कि एक लिस्ट आती थी सर कि जी फ़लानी बार को आपने इतने इतने पैसे देने, हमें पैसे भी नहीं पता होते थे, हमें एक मैसेज आता था, हम उसके ऊपर एक समरी इनिशिएट करते थे, फाइनेंस डिपार्टमेंट के थ्रू जाती थी, उतने पैसे हमारे आसान असाइनमेंट अकाउंट में आते थे, हम चेक लिख कर उनको दे देते थे। दिस इज़ द प्रोसीजर। फिर वो चेक कौन देता था, वो मिनिस्टर साहब खुद देते थे या वो अपने कंसर्न एमपीएस को बुला के कहते थे, या कुछ केसेस में चीफ मिनिस्टर खुद भी देते रहे हैं। तो इस तरह से इसका एक प्रोसीजर चलता था। इस साल क्या हुआ सर, जब गवर्नमेंट आई तो हमने ये बात डिस्कस की कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी उसने भी कुछ बार कौंसल्स को, सबको नहीं कुछ को दिए थे, तो हमें इस दफ़ा भी कोई एलोकेशन कीजिए। हमें इनिशियल बजट में एलोकेशन नहीं हुई। हमें फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ये जवाब दिया कि जब तक आपको ये पता ही नहीं है कि आपने किसको कितना देना है तो हम आपको पैसे नहीं दे सकते। तो हमने उनको रिक्वेस्ट की जी पिछले साल जितने दिए थे आप कम से कम 316 मिलियन उतने हमें दे दें, उन्होंने नहीं दिए।
अच्छा, फिर मिनिस्टर साहब से जब डिस्कशन हुई, उन्होंने कहा जी कि आप ऐसा करें कि बजाय इसके कि आप पिक एंड चूज़ करें, आप तमाम पंजाब की बार कौंसल्स के लिए अप्रूव करवा लें, तमाम तहसीलों के लिए और तमाम डिस्ट्रिक्ट्स की जो बार एसोसिएशंस हैं उनके लिए, इंक्लूडिंग पंजाब बार कौंसल और हाई कोर्ट बार कौंसल्स, इन सब के लिए एक यार्ड स्टिक के ऊपर इक्वल अमाउंट सबकी अप्रूव करवा लें और उसके पैसे ले लें। हमने सर ऐसा ही किया, हमने तमाम पंजाब की बार कौंसल्स के लिए फ़ंड्स अप्रूव करवाए इक्वल लेवल पे, कि कोई तखसीस नहीं की। तहसीलों के लिए एक अमाउंट फ़िक्स कर दी, डिस्ट्रिक्ट के लिए एक अमाउंट फ़िक्स कर दी। चीफ मिनिस्टर से ने जो हमें डायरेक्शन दी कि इसके मुताबिक चलना है, हमने उसके मुताबिक सर मूव कर दी। वो समरी अप्रूव हो गई, फ़ंड्स हमारे अकाउंट में आ गए, हमने पैसे देने शुरू कर दिए। हमारे पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब भी इस वक्त यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, खालिद साहब, इनको भी पता है कि सर बहुत सारे हमने एसोसिएशंस को दे दिए। कुछ एसोसिएशंस रहती थी, इस हफ्ते भी सर हमारा प्रोग्राम था, हम तरतीब से देते जा रहे हैं। कोई भी बार एसोसिएशन पूरे पंजाब की, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ऐसी नहीं होगी कि जिसको एक फ़िक्स्ड अमाउंट, जो फ़िक्स्ड अमाउंट हमने सीएम ने डिसाइड की हुई है वो नहीं मिलेगी, सबको मिलनी है। उसकी तरतीब क्या है, किसको पहले बुलाना है, किसको देर, वो सर बेसिकली हमारे लॉ मिनिस्टर साहब इसको स्पीयर हेड कर रहे हैं। सर तहसीलों के लिए 25 लाख रुपया अप्रूव किया है, और जो हमारे ज़बरदस्त है ये 25 लाख सर 25 लाख अप्रूव किया है, और जो हमारी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स की जो हमारी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशंस हैं उनके लिए 50 लाख अप्रूव किया है। जो डिविजनल हेडक्वार्टर्स के हैं हमारी डिस्ट्रिक्ट्स, जैसे सरगोदा है, जैसे हमारा वसाईवाल है, मुल्तान है, उनके लिए 1 करोड़ रुपया सर अप्रूव किया है। हाई कोर्ट्स के जो इतनी बार एसोसिएशंस थी उनके लिए इससे ज़्यादा अमाउंट दी गई है। वो हमने सर सबको उसी तरतीब से, क्योंकि वो एक यार्ड स्टिक है, मैं बिल्कुल कोई तखसीस नहीं कर रहा, और हमने उस वक्त भी ये कहा था सीएम को कि हमें तखसीस नहीं करनी चाहिए, सब जगहों पे मसाइल हैं, सारे तो हम हल नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम ऐसा ना लगे कि कहीं पर हम दे देते हैं पैसे और कहीं पर नहीं देते और कोई यार्ड स्टिक नहीं है। असूली तौर पर ऐसा ही होना चाहिए, हम सबको देंगे, उसमें सर जिस तरह से हमें कहता जाएंगे हम करते चले जा रहे हैं। एक एक दिन में सर 8-8 बार एसोसिएशन को बुला के हम देते हैं, तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम है सर। वकील या जो बार का सदर होता है उस पर डिपेंड करता है कि वो जिधर लगाए, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह आप ये कहते हैं कि बिल्डिंग अगर इतने फंड से या इससे भी और भी अगर फंड हो, तो अगर उसी हर बार में फॉर एग्जांपल यानी कि इस टाइम नहीं नेक्स्ट टाइम अगर वो आप अपनी यानी कि निगरानी में कोई चीज़ बना कर दे दी जाए उनको, जैसे यानी कि वो लाइब्रेरी होती है या वो कोई हॉल टाइप होता है, ये तो फंड साफ ज़रा है वो यानी कि सदर और वो जो जनरल सेक्रेटरी उसके रह मुकर्रम भी होता है ना, वो लगाएं या ना लगाएं। मैं करूँ इसमें, मैं बताता हूँ। लो सर एक मिनट, एक तो सरदार साहब आपकी मेहरबानी, वो जैसे वो सेक्रेटरी साहब ने बड़ी ब्रीफिंग दी, लेकिन उसमें ये पोर्शन वो भूल गए या वो हमें नहीं पता था, लेकिन आपने ये इसमें नोट करवाया, ये अच्छी बात है। और आपकी ये बात, और वो सेक्रेटरी साहब ने ये बताया है कि ये इन्होंने फंड्स मंजूर करवाए हैं, और उससे पहले जो बात थी उसमें मैं खुद भी मेरा इंटरेक्शन रहा है। जो नुमाइंदे हमारे वो मुकर्रर कराने वाली बात है, किसी भी जैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, जो वकील हमने वहाँ पे एडवाइज़र, लीगल एडवाइज़र देने हैं, तो उसमें ना यहाँ पे थोड़ा सा है जी, वो मैं आपकी बात को एंडोर्स करता हूँ, लेकिन हम ना सेक्रेटरी साहब से और मिनिस्टर साहब आ जाते हैं, हम उनसे बैठ के एक मीटिंग कर लेते हैं। रंजन साहब, ये बात बड़ी वैलिड है कि हम लोग जो कंसर्न जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं या जिस भी तहसील से हैं, और अगर उनकी कोऑर्डिनेशन से देना तो वकील ही है, और लीगल एडवाइज़र लीगल ही होगा, इलीगल तो होगा नहीं। तो इसके लिए मैं जी सेक्रेटरी साहब ये ज़रूर गुजारिश करूँगा, हमारा ये सब का ये एक ख्वाहिश है कि पूरे पंजाब में अक्रॉस द बोर्ड ना, कि आप वहाँ के जो कंसर्न नुमाइंदे हैं उनकी रिकमेंडेशन से, और इसमें हम मिनिस्टर साहब को भी लूप में लेंगे, उनसे मीटिंग कर लेंगे ताकि कोई गलत फहमी ना रहे। और एक अगर और बात अगर आप वो कर लें, जैसे ये एक बात है मशवरे वाली, कि जिस तरह आपने फ़ंड्स देने हैं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के फ़ंड्स हैं, जैसे 25 लाख है, 50 लाख है, करोड़ रुपए है, तो अगर आप वहाँ पे कंसर्न जो नुमाइंदे उनको भी साथ वो बुला लें तो एक मेरा ख्याल एक बेहतर इम्प्रेशन हो जाएगा।
देना तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने है। तो आपके पास अगर उसी जैसे सपोज मैं साहिवाल की मैं बात कर लेता हूँ, डोगर साहब ने जैसे जड़ावाला की बात की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बार मेंबर हूँ वहाँ से, डोगर साहब भी, सर जाफ़र हुच्चा साहब, इनके फैमिली में। तो अगर आप हम जैसे ये तो कि मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो अगर आप वहाँ पे मेंबर्स को भी बुला लें और इसके साथ साथ वो आप चेक दें तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ये शायद लेकिन पहली दफ़ा इतना नहीं सर, ये इसमें जो चेयरमैन साहब फरमा रहे हैं सेक्रेटरी साहब, वो यही है कि जो मिडल मैन है ना, वो जो प्रपोज करता है उसका किरदार आपने और मिनिस्टर साहब ने, चेयरमैन साहब ने, सब ने मिलकर वो ख़त्म करना है। जो वहाँ हमारा नुमाइंदा है वो आपको नाम देगा, अगर आपको उस पर कोई एतराज़ हो तो वो सेकंड नाम ले लिया करें। तो लीगल एडवाइज़र पे तो आप कम से कम ये ऐसे ही इसका जो सर ठीक है सर, इस पे कोई दो राय नहीं है। हम नेचुरली सर एक सिंपल क्राइटेरिया मैंने पहले दूसरी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट इलेक्शन बार का जो है वो 15 जनवरी को होने जा रहा है, तो आपने जो फंड देना है वो अप्रूव भी हो गया है, तो वो 15 जनवरी से पहले दे दें। मिनिस्टर साहब का तो आर एन साहब जी, वो 15 जनवरी से पहले देने की मेरी रिक्वेस्ट इसलिए है कि वो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से अगर उस बार में 25 लाख रुपए का वहाँ कोई बेहतरी के लिए फंड जाएगा, तो हो सकता है कि बाहर में हम मुकामी तौर पे इलेक्शन में सपोर्ट कर रहे होते हैं अपने कैंडिडेट को, तो उसको कोई फ़ायदा हो जाए उसका। नोट तो करवा दो, तुम जड़ा नोट करो सर, लिखा गया सर, मैं कर देंगे और ऐसे प्रोग्राम में उत्ते करवावांगे बाहर दे सर। मैं अर्ज करूँ इसमें सर कुछ जगहों के ऊपर पार्लियामेंट सेक्रेटरी सर कुछ जगहों के ऊपर ऐसा हुआ है, सब जगहों के ऊपर ऐसा नहीं हुआ। मिसाल के तौर पे हाफजाबाद के केस के अंदर सर पब्लिक रेप्स मौजूद थे उस दिन, जिस दिन ये हमने उनको दिया, और मेरा ख्याल है कि अभी जो चकवाल वाला होने जा रहा है नेक्स्ट वीक में, उसके अंदर भी सर तनवीर असलम सेठी साहब जो है ना वो उसका हिस्सा है। तो जहाँ पे सर थोड़े ये हो इधर रहा है कि नहीं सर, ये लाहौर में ही दे रहे हैं सर, लाहौर जा सकते हो तो ले जा सकते हैं। नहीं, ये सर वो डिसीजन है सेक्रेटरी साहब, ये अच्छी सजेशन है, इस पे ज़रूर डिस्कशन कर लेते हैं। मिनिस्टर साहब आते हैं तो ये अच्छी सजेशन है कि वहाँ का नुमाइंदा जो है वो वहाँ पे मौजूद हो, उसकी मौजूदगी में दिया जाए। एक मिनट राय साहब, मैं आपकी बात को एंडोर्स करता हूँ। ये ऐसी बात ये तो डिस्कस वाली बात ही नहीं है, ये हमको ऐसी कोई लेजिस्लेशन तो कर ही नहीं रहे, ये एक ज़रूरत है। और अगर सेक्रेटरी साहब वहाँ के कंसर्न नुमाइंदे को बुला लें तो कोई ऐसा अमर माने नहीं है। तो इसमें हम ये आपको सेक्रेटरी साहब गुजारिश कर रहे हैं कि आप प्लीज़ आज के बाद जिस डिस्ट्रिक्ट में, तहसील में आप देंगे फंड्स देंगे, वहाँ के जो कंसर्न नुमाइंदे, फिर एक नहीं है जी, वहाँ पे एमपी सपोज 3 हैं 4 हैं, आप सबको दावत दे दें, जो आएगा वो ठीक है, नहीं आए कोई अर्ज नहीं। तो ये प्लीज़ आज के बाद ना इस पे इम्प्लीमेंट कराएं। ये ठीक है, नो डाउट। मेरी बार मैं बार यानी कि उत्थे मेरा पोजीशन सदर बैठा है, असं तो बार नहीं ले जा सकते मिनिस्टर साहब ने या पार्लीमेंट सेक्रेटरी या लाल फंक्शन नहीं करवा सकते। जितने फंक्शन पॉसिबल है तो फंक्शन भी होने चाहिए, जितने जी बार फंक्शन हो सकता फार पर वो नहीं करवाना है ना। जाफर भाई मैं तो दसा वो ना जाफर साहब की बात वो ठीक है, लेकिन वो आपके पार्ट पे नहीं है, मैं उसका हल बता दूंगा आपको। उसका ये है कि जैसे यहाँ से मिला है एक चेक मिला, सपोज साहिवाल डिवीज़न को 1 करोड़ रुपए का चेक मिला है, वो हम इधर से तो ले जाएंगे, वहाँ जाके अपने घर में फंक्शन कर लें, अपने किसी बार में कर लें, वो कोई ऐसा बात नहीं, वो बात की बात है। हाँ वहाँ पे, हाँ जी। अच्छा एक और जो वैसे जी सॉरी, बहुत माजरत, आप सबकी बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है, लेकिन 1-2 पॉइंट्स जो हैं वो मैं भी करना चाहूँगी। अभी आपने एक बात की है कि पुरानी बिल्डिंग में जो नए पार्लियामेंटेरियंस आए हैं उनको थोड़ा सा अवेयर करने के लिए रिसोर्स सेंटर जो है वो बनाया गया है। क्या आज की ये जो मीटिंग है या जितनी भी हमारी मीटिंग्स होती हैं यहाँ पे उसकी स्टैंडिंग कमेटीज़ की, क्या उनका कोई नुमाइंदा मौजूद होता है? कि ये प्रपोजल है हमारी, अभी इस्टेब्लिश नहीं हुआ। अच्छा, वहाँ पे एक बना तो है,
वो असम्बली का इंटरनल है उसका, वो नो वो मेरे ख्याल एडिशनल सेक्रेटरी रिसर्च विंग है, अच्छा, वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है, और वो जो मोअज़्ज़ज़ अरकान को कोई भी हेल्प चाहिए होती है तो अच्छा, वो मैं गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर उनका भी कोई नुमाइंदा जो हमारी स्टैंडिंग कमेटीज़ की मीटिंग होती है अगर उनमें मौजूद हो तो उससे मैं अब एक्सपीरियंस जो है वो अपना बयान करना चाहूँगी कि मैं उनके पास गई जब सीएम साहिबा ने ना वो गारमेंट सिटी का इफ्तिताह किया, तो मैं उनके पास गई, मैंने कहा मुझे जो है ना इसके बारे में मालूमात चाहिए, मैं कुछ क्वेश्चन जो है वो जमा करवाना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये जो सब्जेक्ट है ना गारमेंट सिटी का, ये फेडरल का सब्जेक्ट है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो नहीं, मतलब पंजाब असम्बली में ना आप नहीं कर सकते। तो मैंने उनसे कहा अच्छा आप चेक करें, उन्होंने चेक किया तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं ये फेडरल का सब्जेक्ट है। एनी हाउ मैं आ गई, बाद में मैंने अपने जो सोर्सेज थे मैंने उनसे पता किया तो मुझे पता चला कि ये प्रोविंस का सब्जेक्ट है। और बाद में मैंने उनसे जाके कहा, फिर मैं क्वेश्चन ब्रांच में गई, वहाँ जाके मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा मैडम आपको पता नहीं किसने कह दिया कि ये फेडरल का सब्जेक्ट है, ये तो यहाँ का, मतलब आप क्वेश्चन जमा करवा सकती हैं। जो मैंने उनसे बात की उन्होंने कहा ऑलरेडी इस पर क्वेश्चन जमा हो चुके हैं जो मैं पूछना चाह रही थी। एनी हो मतलब ये है कि ठीक है वो बनाया है हमें थोड़ा सा इन्फॉर्म करने के लिए, हमारी तरबियत के लिए, तो अगर उनका कोई नुमाइंदा हर मीटिंग में अगर मौजूद हो तो चले अच्छा है, थोड़ी सी उनकी मालूमात में भी इजाफा होगा, आगे से हमें भी अच्छा फीडबैक मिलेगा। दूसरी बात ये है कि क्या हमारी ये जो लॉ कमेटी है, हमारी जो कोर्ट्स हैं वहाँ पे बहुत सारे केसेस जो हैं वो ऐसे पेंडिंग पड़े होते हैं, तारीख़ों पे तारीखें, छोटे छोटे केसेस होते हैं जिनको मेरा ख्याल है कि 1-2 तारीखों में निपटा दिया जाना चाहिए, लेकिन वो जो है मतलब उसको वो सालों तक लटकाए रखते हैं। आम तौर पे छोटे छोटे जो मामलात होते हैं, किसी की कोई दीवार का मामला हो गया, कोई कोर्ट में ले गए, तो क्या हमारी लॉ कमेटी जो है उस हवाले से कोई अपना रोल प्ले कर सकती है, और कि मतलब जो कंसर्न वो अदालत है, हाई कोर्ट है या वो सिविल कोर्ट है, कोई भी जो कोर्ट है, क्या वो उनको वो कह सकती है कि जी इस तरह के मामलात जो हैं उनको जल्दी निपटाया जाए ताकि लोगों का भी वक्त बचे और अदालत से भी वो जो बोझ कम हो। मैडम ये जो आपका पहला वाला पॉइंट था वो तो असम्बली से रिलेटेड है, वो मेरा ख्याल है कि उन्होंने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया है। दूसरी जो सर मैडम आपने बात की है ना, जिसमें सब जुडिस केसेस को एक्सपेडाइट करने की बात है, उसके 2 पॉसिबल जवाब हो सकते हैं। उसका एक जवाब तो ये हो सकता है कि इनफॉर्मली हमारी जो S&JD विंग है, जो हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस है, वो जुडिशरी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं उनको डील करता है, लॉ डिपार्टमेंट डायरेक्टली नहीं करता। तो उनके थ्रू ये मैसेज, वो चूँकि प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ की मीटिंग भी होती हैं, प्रोविंशियल लेवल के ऊपर एक जुडिशल कमेटी जो चीफ जस्टिस साहिबा खुद हेड करती हैं उनकी मीटिंग्स भी होती हैं, जिसमें एडवोकेट जनरल भी हैं, उसमें IG साहब भी होते हैं, उसमें सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन भी है, मैं खुद भी उस मीटिंग में जाता हूँ। वहाँ पर भी हम इस बात को रेज़ करते रहते हैं, हमने लास्ट मीटिंग में भी रेज़ की थी, और हम ये कॉन्स्टेंट तरीक़ाकार है। अनफॉर्चुनेटली जो हमारी स्टैंडिंग कमेटीज़ के अपने जो रूल्स हैं, रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ दी प्रोविंशियल असम्बलीज़, उसमें हमें ये उस तरह से इजाज़त नहीं है कि जहाँ पर जो जुडिशियल मैटर्स हैं उनके ऊपर पब्लिक पिटिशंस को एंटरटेन कर सकें। ये हमें हमारे रूल्स के अंदर नहीं है, तो हमें इसके लिए कोई मेरा ख्याल है कि या तो फिर इसको लेजिस्लेशन को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम देखें तो सेक्शन 176 के तहत जो जुडिशरी है उसके पास सोल राइट है एडजुडिकेशन का। लेजिस्लेचर अपना काम करेगी, वो लॉज बनाने का सोल इख्तियार लेजिस्लेचर का है, एडजुडिकेट करने का सोल इख्तियार जुडिशरी का है, और एग्जेक्टिव इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ दिस लेजिस्लेचर, वो अपना एक अलग से काम करती है। तो हम सब जुडिस मैटर्स में सिर्फ ये ही रिक्वेस्ट जनरली जो करते हैं हम करते रहे हैं, लेकिन किसी स्पेसिफिक केस के अगेंस्ट हम पब्लिक पिटीशन एंटरटेन शायद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास असल में बहुत सारे लोग जो हैं वो आते हैं कि ये इतना सा छोटा सा मामला है और उसकी वजह से उनके मामलात इतने ज़्यादा वो जो है पेंडिंग हो गए हैं। जी, मैं थोड़ी सी अगर जनाब चेयरमैन की इजाज़त से ये थोड़ी सी सजेशन अगर दे लूँ कि क्या जिस तरह लॉ ऑफ लिमिटेशन है, जिसमें टाइमिंग के हदूद का हमारे जो पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब हैं वो भी रिटायर्ड सेशन जज हैं, वो भी ज़्यादा इन चीज़ों को समझते हैं, तो क्या हम अपनी असम्बली लेवल पे कोई ऐसे लॉज बना सकते हैं जिसमें लिमिटेशन मुकर्रर कर दी जाएँ कि ये वाले जो केसेस हैं, जो सिविल केसेस हैं, कि इनका इतने टाइम के अंदर जो है वो डिसीजन किया जाए,
तो यह इसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ है और किस तरह का हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं? सर 100% इख्तियार है लेजिस्लेचर का इसको लेजिस्लेट करने का, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सर वैसे तो CPC के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि आप कितनी एडजस्टमेंट दे सकते हैं। आप मेरा ख्याल है राजा साहब मुझसे बहुत बेहतर इसका जवाब दे सकते हैं। नहीं, इसमें बहुत सारे केसेस में टाइम लिमिट भी मुकर्रर है, CPC में भी आ चुका है, अमेंडमेंट भी आ चुकी है, लेकिन जो प्रॉब्लम है ना वो कहीं और लाई करता है। वो प्रॉब्लम जो है वो फ्रैंकली स्पीकिंग वो है पावरफुल बार और कमज़ोर बेंच। फैक्चुअली इस पूरे सिस्टम को इस वक्त बार चला रही है अपनी मर्ज़ी से, माजरत के साथ। जितना वो चलाना चाहते हैं, जितना वो चाहते हैं काम हो, उतना होता है। जहाँ पे वो चाहते हैं कि इससे आगे नहीं जाना, वो नहीं होता। अब प्रॉब्लम क्या है, टाइम जज बैठा है, उसने काम करना है, उसने अपने महीने की परफॉर्मेंस देनी है, जितने उसको यूनिट्स रिक्वायर्ड हैं उसने पूरे करने हैं, उसकी कोशिश होती है कि मैं वो पूरा करूं। अब प्रॉब्लम क्या है कि 3 महीने का फ़र्ज़ किया, एक केस का टाइम लिमिट है कि जी इसको फ़ैसला करना है, केस फिक्स है, वकील साहब अपने चैम्बर में बैठे हुए हैं, पैगाम आ जाता है जी वो हाई कोर्ट में है। अब जज ये नहीं कर सकता कि वो बंदा भेज के वकील साहब का पता करवा ले, वो गुस्ताखी समझी जाएगी और उससे फिर आगे जो लड़ाई और वो सारा कुछ होता है। मसला सिर्फ यहाँ लाई करता है। और दूसरा जो मसला है, जो अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं, मसलन पुलिस है या रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, उनकी वजह से भी डिले होता है। कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिपोर्ट मांगी जाती है, वो इन टाइम नहीं देता। पुलिस, जैसे आपने पहले चालान की यहाँ पे बात की, पुलिस चालान इन टाइम जमा नहीं करवाती, या विटनेस पुलिस ने पेश करने हैं जो वो नहीं लेके आती। बहुत सारे रीज़न्स हैं जिनको आप टाइम लिमिट मुकर्रर करने के बावजूद भी उसको मीट आउट नहीं कर सकते। प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप अभी आहिस्ता आहिस्ता, हो सकता है विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सारे ओवर रूल हो जाएं, लेकिन इस वक्त बहुत मुश्किल है। सर मैं इसमें अगर आपको इजाज़त तो अर्ज़ करूँ सर, हमने सर जब भी लॉ पढ़ा है हमें तो यही पढ़ाया गया है कि जी जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, मींस द जज मैनेजेस द केस फ्लो। केस फ्लो मैनेजमेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के हाथ में होती है, उसके पास सारे इख्तियारात हैं। प्रैक्टिकली बिल्कुल ठीक बात है कि वो हमारे बार्स उनको अब उस तरह से चलने नहीं दे पाते। उसका हल क्या है सर? अब एक तो हल ये है कि हम बैठे रहें और मुसल्ले पे और दुआ करते रहें कि अल्लाह मियाँ हमें हिदायत दे और हम ठीक हो जाएं सारे में नेचुरल कॉम। दूसरा सर उसका एक हल हम कर रहे हैं, एक साइड हम कर रहे हैं ऑलरेडी, वो है अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का सर, कि आपका जो CPC का एक पूरा प्रोसीजर है जो चलना है लंबा चौड़ा, आप पहले उनको फोर्स कर दें कि पहले आपने अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में जाना ही जाना है। मैंने आपके खिलाफ को दावा इस्तकरार डेक्लेरेटरी सूट करना है, कुछ भी कोई पिटीशन फाइल करनी है, तो हम उनको ADR में भिजवाएं। पहले जज उसको सुन ही नहीं सकता, पहले वो उसको अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में भिजवाएगा, वहाँ पर मसालियत हो जाए, उसका टाइम लिमिटेशन है, अगर हो जाए तो ठीक है, उसके ऊपर वो स्टैंप लगाए और ख़त्म बात। अदरवाइज वो फिर दोबारा उसका ट्रायल चलेगा। तो ये एक ब्रिज, एक शॉर्ट बाईपास क्रिएट किया जाता है और ये हो गया है। ADR का लॉ 2019 में आ गया था, उसके बाद वो लाहौर में प्रैक्टिस हुआ। अब उसकी सर एक अमेंडमेंट जो है इंशाल्लाह जो असम्बली का नेक्स्ट सेशन आ रहा है उसमें सर वो अमेंडमेंट इसी कमेटी के पास इंशाल्लाह आएगी, जो हम अमेंड करके उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं पूरे पंजाब के लिए। कैबिनेट से अप्रूवल हमने ले ली है, तो वो कुछ इंप्रूवमेंट आ जाएगी। उसमें कुछ क्रिमिनल लॉज भी हैं, कंपाउंडेबल ऑफेंसेज हैं। जब अल्टीमेटली ट्रायल सारा गुजर जाता है तो आखिर में पता लगता है जी उर्सा ने माफ़ कर दिया, तो फिर वो इतनी लंबी प्रोसिक्यूशन करने की ज़रूरत ही क्या है? अगर वो कंपाउंडेबल ऑफेंस है तो उसको पहले ही लेवल के ऊपर आप उसको ADR में भिजवाएं कि अगर वो कंपाउंड करनी है उन्होंने तो कंपाउंड वो वहाँ बैठ के दोनों पार्टीज कर लें और वो खाम खा का टाइम लिटिगेशन का हमारा बच जाए, जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन है वो भी बच जाए। दूसरी बात, तीसरी सर जिसकी जो क्रिमिनल साइड है कि एक तो हमने कर लिया कि सिविल लॉज को तो हम ADR में और कुछ हद तक क्रिमिनल्स को भी हम ले जाएँ, क्रिमिनल लॉज को भी ले जाएँ ADR में। इसका दूसरा एस्पेक्ट यह है कि सर हमारे लॉज बहुत ज़्यादा क्रिमिनलाइज हैं। हमारे सर एक किसी ने तय बाजारी की हुई है, उसको हमारा काम है पकड़ के गिरफ्तार करके अंदर जेल में बंद कर दें।
जी हमें बहुत शौक है एज अ गवर्नमेंट, मैं आई एम पार्ट ऑफ दी गवर्नमेंट सर्विस, बहुत शौक है हमें। रिट इस्टेब्लिश हो गई जी, आम आदमी पकड़ के हमने जेल में बंद कर दिया, हर बात को क्रिमिनलाइज किया हुआ है, ट्रैफिक ऑफेंसेस को क्रिमिनलाइज किया हुआ है। हमने क्यों किया हुआ है इस सोसाइटी को क्रिमिनलाइज, ये मेरी आज तक समझ नहीं आई। आज से 3-4 साल पहले मैं कोर्स कर रहा था नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में, एंड आई एक्चुअली रोट अ पेपर ऑन दिस कि जी हमें डीक्रिमिनलाइज करने की ज़रूरत है, हमारे लॉज बहुत क्रिमिनलाइज हो गए, हम बिला वजह अपने शहरियों को खाम खामे तंग कर रहे हैं, हमें इसको कम करना है। कुछ चीज़ों में इसको किया जा सकता है बड़ी आसानी से, जब आप उसको डीक्रिमिनलाइज कर देंगे, फाइनेंशियल पेनल्टीज़ में कन्वर्ट कर देंगे, तो हर जगह पे पुलिस की कॉग्निजेंस नहीं होगी। ये जो हम हर वक्त ये घबराते रहते हैं कि पुलिस जो है ना वो पहुंच जाती है, पुलिस पहुंच जाती है, इसलिए पहुंच जाती है कि हर लॉ क्रिमिनलाइज किया हुआ है हमने, हर ऑफेंस क्रिमिनल ऑफेंस है, तो पुलिस तो आएगी, जहां क्रिमिनल ऑफेंस होगा वहाँ पुलिस आ जाएगी। तो जब आप उसको डीक्रिमिनलाइज करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी सिविल साइड डील होनी शुरू हो जाएगी। जैसे आप टैक्स नहीं भरते सर, सिमें बंद हो रही है ना अब लोगों की, लोग टैक्स भर रहे हैं, ट्रैवल रिस्ट्रिक्ट हुए हैं, लोग टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, सारे धड़ाधड़ लगे हुए हैं। तो ये हम ये वाले अगर अपने लॉज को डीक्रिमिनलाइज करना शुरू कर दें तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत हद तक ये वाला जो हमारा मसला है सोसाइटी का, और अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के साथ उम्मीद है कि काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगा। दिस इज़ माई अच्छा, इसका एक और एस्पेक्ट भी है कि हम जो अपने लोकल गवर्नमेंट के इदारे हैं उनको मजबूत करें। मसलन छोटे छोटे केसेस हैं, एक नाली बनाने का डिस्प्यूट है, वो भी सिविल कोर्ट में जा रहा है। फैमिली मैटर्स हैं, छोटे छोटे मैटर्स हैं, बच्चों की कस्टडी है, वहाँ पे आप देखें हमने फोरम क्या बनाए हुए हैं, पहले सिविल कोर्ट फैमिली कोर्ट में होगा, फिर उसकी अपील होगी, फिर हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं। इंक्रोचमेंट का मसला है, लोकल गवर्नमेंट लॉज में होना चाहिए, फिक्स होनी चाहिए कि ये करेगा तो ये पेनल्टी है, और लोकल गवर्नमेंट का जो ऑफिसर बैठा हुआ है वो आए, उसको पेनल्टी भरे, जाके अपना काम करे। इसी तरह जो नुमाइंदा बैठा है, बल्दियाती चेयरमैन बैठा है, नाज़म बैठा है, ये छोटे छोटे मैटर उसकी जुरिस्डिक्शन में देने चाहिए कि फैमिली मैटर्स वो रिज़ॉल्व करे। नाली का मसला है, गली में कोई इंक्रोचमेंट का मसला है, देहात में कोई और छोटे छोटे मसले हैं जिनके लिए हम सिविल कोर्ट्स में जाते हैं, और उसी से फिर आगे क्रिमिनल केसेस भी बनते हैं। तो अगर हम लोकल गवर्नमेंट को इस हद तक एम्पावर कर दें कि वहाँ का नुमाइंदा उनको रिज़ॉल्व करे, तो शायद कोर्ट्स का बर्डन 50% कम हो जाए। ये तो रांझा साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है। आपकी बात मैं थोड़ा इसको करूँगी कि अब यहाँ पे होता ये है कि अगर कोई एक जगह पे अगर कोई मसला अगर हल हुआ है, दूसरी पार्टी जिसको वो हल कबूल नहीं है, उसका फ़ैसला कबूल नहीं है, वो जाके कोर्ट में जाके वो कर देता है। मसलन मसालियाती कमेटी बाख्तियार यहाँ तो बनाया जाए ना कि मसलन मसालियाती कमेटियाँ थानों में बनी हुई हैं, बहुत सारे मोहल्लों के जो मसले मसाइल होते हैं उनके पास जाते हैं, वहाँ पे कोई फ़ैसला होता है, दूसरी पार्टी जो है वो उससे डिसएग्री करती है और जाके वो कोर्ट में उसको, अब कोर्ट जो है वो मतलब वो इस चीज़ को तो देखे, इस चीज़ को तो कंसिडर करे कि आया मतलब वहाँ पे ये एक फ़ैसला हो चुका है, तो अगर तो ये बिल्कुल गैर जानिबदारी से किया गया है तो वो उसी के ऊपर वो करे और विद इन अ डेज जो है उसको वो करवाए। वो फिर मामले बहुत ज़्यादा वो लटकते जाते हैं। हमारे पास जो बहुत सारे मतलब जैसे आपने, मैं खुद लोकल बॉडी का हिस्सा रही हूँ, तो हमारे ऑफिस में जो मसले मसाइल आते थे लोगों के मोहल्लों के जो भी होते थे, वहाँ पे अगर तो वो मजबूत हो जाए लोकल बॉडीज़ का सिस्टम तो फिर तो ठीक है, वो बात वहीं पे हो जाए ख़त्म और एक कानून बन जाए कि जी इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। मेरा मतलब यही लोगों मकसद का टाइम वेस्ट होता है ना। मेरा मकसद भी यही है कि उसको जो लॉ ऐसा बनाया जाए कि ये छोटे छोटे मसाइल जो हैं वहाँ पे फाइनल हो जाएं, जो उसका फ़ैसला हो वो इस पे लेजिस्लेशन हो कि जो उसका फ़ैसला हो वो फाइनल है, उसको किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। रांझा साहब आपकी मिनिस्ट्री है, आपने बनाना है, आप इन सब चीज़ों से वाकिफ़ भी हैं, तो आप इसमें करें ना, ये तो बल्दियात का तो आपका बनता है कि इनको बाख्तियार बनाएं आप। महकमा हमारा है, लेकिन ये लॉज जो हैं ये लोकल गवर्नमेंट के बनने हैं, पंजाब असम्बली ने इसको तो आप समरी मूव कराएंगे तो ये हम सब इसके हामी हैं, इंशाल्लाह करते हैं, हम सब इसके हामी हैं। कोर्ट्स हमारे सिस्टम है उसके अंदर चूँकि लेजिस्लेशन का इख्तियार तो सारा असम्बली के पास है, लेजिस्लेचर के पास है, तो कोर्ट्स के अंदर जो जजेस हैं वो स्पेसिफाई अपना जो समरी ट्रायल की शक्ल के हो, कोई जो छोटे छोटे मामलात हैं, जिस तरह सेक्रेटरी साहब ने फरमाया कि जी
बड़े नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं, बड़े छोटे छोटे, और एक लंबा अरसा लिटिगेशन चलती रहती है और एंड में जाके वो आपस में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो एक लंबा टाइम जो है वो लिटिगेशन के अंदर वेस्ट हो जाता है, पार्टीज का भी और इसके अलावा जुडिशल हमारा जो सिस्टम है उसका भी। तो ऐसे मतलब है कि जजेस वहाँ पे स्पेशली बैठे हो जो छोटे छोटे केसेस का समरी ट्रायल की सूरत में वहाँ पे उसका वो अपना किया जाए, ट्रायल हो, और फौरी तौर पे उस पर जिस तरह लॉ लिमिटेशन की मैंने इस सिलसिले में बात की कि जी वो विद इन 1 मंथ उसका टाइम हो कि जी ये केसेस जो है ये फौरी तौर पे समरी की ट्रायल की सूरत में सुने जा सकते हैं और विद इन 1 मंथ इसका फैसला हो सकता है, विद इन 2 मंथ्स हो सकता है, विद इन 5 मंथ्स हो सकता है, विद इन 6 मंथ हो सकता है। तो इज़ इट नॉट बेटर कि हम ऐसा कोई अमेंडमेंट जो है वो प्रपोज करें जो छोटे केसेस हैं वो फौरी तौर पर ख़त्म हो जाएं और ओवरऑल जो है वो हमारे जुडिशल सिस्टम पे जो बोझ है, जो वर्कलोड है, वो भी कम हो जाए। नहीं, वो आपने शेख साहब ने बताया कि हम उसका अल्टरनेट हल कर दिया है, उस पर इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। और राय साहब जैसे वो सेक्रेटरी साहब ने बताया था अपनी ब्रीफिंग में कि सारे डिपार्टमेंट्स में लॉ की जो एडवाइस है वो होती है, तो आप ऐसे ना करें, अपनी ज़िम्मेदारी से ऐसे ना करें, डेविएट ना करें कि आप ये इरादा करें कि हम इन फ्यूचर जो इसमें बेहतर लेजिस्लेशन करवाएंगे और करेंगे जी। और सेक्रेटरी साहब ये जो डिपार्टमेंट आपने बताया कि सेक्रेटरी साहब आपने बताया कि वो 4 ज़िलों में आप डिस्ट्रिक्ट अटार्नी ऑफिस बनाने जा रहे हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, और 19 में अभी वो बकाया है। और अगर वो स्कीम अप्रूव हो जाए 19 वाली, तो फिर पूरे पंजाब में ये सारे मुकम्मल हो जाएंगे। चूँकि मेरा अपना एक तजर्बा है ज़ाती तौर पर कि आपने वो बात बिल्कुल दुरुस्त फरमाई कि जो डिस्ट्रिक्ट अटार्नी ऑफिस हैं वो किसी न किसी जगह पे बेचारे ने कोई सरकारी कोई छोटा सा कमरा लिया हुआ है, किसी ने किसी जगह पे कोई बरामदे में बैठा है, कोई किसी जगह में कोई प्रॉपर आपका किसी भी ज़िले में ऑफिस नहीं है। अगर ये आप 4 बनाने जा रहे हैं, मेरा ख्याल ये पहले 4 होंगे जी। अब सर हम रहे हैं कि इसको एक्सपेंड करें, ये 19 बन भी जाएं तब भी हमारे सर रह जाएंगे, 9-10 हमारे तकरीबन उसके बाद भी रह जाएंगे। तो हमारे बहुत कम डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नीज के ऑफिस प्रॉपर ऑफिस इस्टेब्लिश्ड हैं। वो डीसी साहब ने को कमरा दिया होता है, मेहरबानी की होती है, वो बेचारे वहीं बैठे होते हैं, उन्हीं की सवाबदीद पे काम कर रहे हैं। तो सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो इसीलिए हमने ये 19 स्कीमें लेकर गए थे। अल्लाह करेगा सर इंशाल्लाह अप्रूव हो जाए। ये 19 वाली अब किस स्टेज स्कीम्स हैं, ये अप्रूवल के स्टेज पे हैं, इसमें हमें कुछ करना पड़ेगा, हम इसके लिए कोई फॉलो अप करें, कोई रांझा साहब को गुजारिश करें, कोई मिनिस्टर साहब को करें, सीएम साहब से करें, किस लेवल पे करें, क्योंकि इसकी ज़रूरत है सर। उसके लिए तो हमने अपने तौर पे डिपार्टमेंट तो मिनिस्टर साहब की मदद से ये एफर्ट कर चुका है एक मरतबा, लेकिन वो चूँकि बजट के टाइम पे बहुत लोड होता है स्कीम्स का, तो उस वक्त नेचुरली बाज़ वो इतनी हाई प्रायोरिटी पे ये नहीं थी, क्योंकि नेचुरली पब्लिक के लिए स्कीम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दफातर के वाले के ऊपर ज़रा गवर्नमेंट कम ही इन्वेस्टमेंट करना पसंद करती है। तो इस दफ़ा हम दोबारा कोशिश करते हैं सर, स्पीकर साहब के थ्रू आपकी पार्लिमानी कमेटी भी सर बात कर सकती है, जैसे आप अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर सकें सर, हम तो हेल्प की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक जो इसको जो कि वाइंड अप करना है, जुमा भी है, आपका बड़ा शुक्रिया। एक तो जो लीगल एडवाइज़र्स वाली वो बात हुई है, उसे हम इस तरह कंक्लूड करते हैं कि जो भी कंसर्न हैं जी हर डिस्ट्रिक्ट में और उस तहसील में, उनकी वो मुशावरत से वो कर लीजिए। और हाँ, MPs और हाँ जी, और रांझा साहब और मेरी वो बात हुई कि जो पिछली गवर्नमेंट से जो PTIs के भी काफ़ी सारे लोग वो अभी भी लीगल एडवाइज़र हैं जी, या उन्हें वो आगे कंटिन्यू करवा दिया गया है। तो मेरी ये गुजारिश है कि ये जो सबसे आप अक्रॉस द बोर्ड आप सबसे ख़त लिख के जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपसे रिलेटेड हैं, जिनको आपने एडवाइस दे के ये लेना होता है लीगल एडवाइज़र, आप सबको एक ख़त लिख दें कि वो सारे वो नए प्रपोज़ करके भेजें। जैसे मेरे सामने साहिवाल की एक मिसाल है, वहाँ पे एक इश्तिहार आया डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, तो इसी तरह सारे पंजाब में करवा दें ताकि वो सारे नए आ जाएं।
से निकालें इसको बाहर, आप दें और ये करें, अथॉरिटी सेक्रेटरी साहब हैं उसके प्रपोज का क्या। ये भी ठीक है, लेकिन वो एक एप्लीकेशन वाला सिस्टम तो ये है जी, ये मैंडेटरी है एप्लीकेशन लेना और इश्तिहार देना, ये पूछ सकते हैं, कोई एमएनए प्रपोज करवा लेगा, कोई आप नहीं पूछ सकते हैं, ये मैंडेटरी है। नहीं। हाँ सर, जनरली म्यूनसिपल कमेटीज़ ऐड देती रही हैं। जो प्रोसीजर है ना सर, एक जनरल रूल, जहाँ पर कोई स्पेसिफिक रूल्स ना अप्लाई होते हैं, वहाँ पे जनरल रूल्स ट्रांसपेरेंसी के अप्लाई होते हैं। तो जनरल रूल ट्रांसपेरेंसी का और मेरिट का यही है कि आप एडवर्टाइज करते हैं। हाउएवर द ओपिनियन ऑफ द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कैरीज अ लॉट ऑफ वेट और नेचुरली इट शुड बी अकाउंटेड फॉर। आई एंडोर्स दैट। उसमें मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि हम इसकी एक अलग से मीटिंग जो है ना मिनिस्टर साहब के साथ, आप राजेश साहब, उनसे एक छोटी सी मीटिंग हम कर लें, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे सर लग भी गए हैं। ऐसा नहीं है, सब जगहों पे ऐसा नहीं होगा, शायद जैसे हमारे ऑनरेबल मेंबर फरमा रहे हैं, इनके केस में शायद नहीं हुआ और कुछ केसेस होंगे ऐसे बहुत सी जगहों के ऊपर ये चेंज हो, क्योंकि 6 महीने का टाइम होता है सर, ये ज़्यादा लंबा तो होता नहीं है, हम 6 महीने से ज़्यादा नहीं लगाते। तो उनमें से मेजॉरिटी के अब अगर बैठे भी हैं तो एक्सटेंशन होगी, और मैंने पिछले 1 साल में कोई एक एक्सटेंशन ऐसी नहीं की जहाँ पर मुझे म्यूनसिपल कमेटी ने खुद ना कहा, जहाँ पर वो खुद कहते हैं, क्योंकि सर ये सारे पब्लिक रेप्स हमारे एमसीज के साथ भी राब्ते में होते हैं। मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि सर सारा जो तरीक़ाकार को हम खाम में इधर लाने के बजाय हम इसको वहाँ पर एमसीज से इन्फ्लुएंस करवाएं। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से सर बात कर लेते हैं, उन्हीं के पास है सर सारे की सारी एमसीज, तो उनके थ्रू या डीसीज के पास है सर जो एडमिनिस्ट्रेटर लगे हुए हैं। एक जनरल मैसेज अगर चला जाएगा तो वहाँ से बड़ा सिंपल है। हमें सर इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है, मैं फिर यहाँ पे पॉइंट आउट कर दूँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं आज भी ये फुल इख्तियार कमेटी के पास है, हमें डायरेक्शन दें, हमें कोई इतराज़ नहीं सर। अभी भी मैं चेयरमैन साहब, आप इस पे डायरेक्शन दें कि जो आपका वहाँ ऑनरेबल मेंबर है वो सेक्रेटरी साहब को आकर 1-2 नाम दे दे, ये उसकी वेरिफिकेशन कर लें कि वो अच्छा वकील है, तो उस पर ये आर्डर कर दें, दरमियान से एमसी को निकालें इसमें या एलडीए को निकालें। सरदार साहब वकील होंदा ही चंगा वा, अच्छा ही होंदा जी, माड़ा तो होंदा ही नहीं जी। अच्छा वो सेक्रेटरी साहब इस तरह है, वो आपकी सजेशन बड़ी अच्छी है। नेक्स्ट वीक में ना जी आप एक पहले मीटिंग अरेंज करवा लें और इसके साथ फिर हम वो जो बाकी वो चीज़ें हैं वहाँ पे डिसाइड कर लेंगे। एक ये, अच्छा एक आपने अपनी ब्रीफिंग में बताया था कि आपने ट्रांसलेशन वाला जो है 2018 तक आप कर चुके हैं जी, तो जो बाकी है वो कब तक आप वो मुकम्मल कर लेंगे? वो हम इस वक्त एडवर्टाइज करके हमारे पास फर्म हायर हुई हुई है, जो मैंने ही करवाई थी सर अभी कोई तकरीबन 2 महीने पहले। वो सर काम कर रही है और हमने वो सारी ट्रांसलेशन करनी है इन एनी केस, वो हमारी वैसे भी लीगल रिक्वायरमेंट है, तो इन एनी केस वो हो जाएगी सर, उसका कोई मसला नहीं है। वो कब तक है कोई सर? उसमें हमारा जो चूँकि काम काफ़ी लंबा है, हमारे होते रहते हैं, और चूँकि अभी भी लेजिस्लेशन को रुका हुआ प्रोसेस नहीं है, ये मुसलसल चलता रहता है, तो हमने एक कट ऑफ डेट दी है उनको 2024 की। उस कट ऑफ डेट के लिए सर उन्होंने हमसे को 3 महीने का टाइम मांगा हुआ है, तो 3 महीने के अंदर सर वो लॉज को ट्रांसलेट करेंगे और ट्रांसलेट करके सर उनकी बाकायदा पब्लिकेशन हमने ऑनलाइन और हार्ड कॉपीज़ दोनों करवानी है। उसमें मज़ीद कोई 1 महीना लग जाएगा, लेकिन हम इसी साल ये जो कमिंग ईयर्स है उसके पहले 6 महीने में इंशाल्लाह हम ये काम कंप्लीट कर लेंगे। मार्च तक है एक्सपेक्ट? सर जून तक हमने एक्सपेक्ट किया हुआ है, क्योंकि जून तक बजटिंग हमारा साल होता है, तो बजटिंग के साथ हमने उसको टैग किया हुआ है। जो फाइनेंशियल प्लान है हमारा जून तक का है, तो जून तक इंशाल्लाह ये सारे अप टू डेट हो जाएंगे सर ट्रांसलेशन। अच्छा एक लास्ट एंड फाइनल है मेरी तरफ से, तो ये जो आपने 3 स्कीम्स आइडेंटिफाई की हैं जो 45 करोड़ रुपए की वो आपने बताया है, उनमें चूँकि वो असेंबली का भी आपने वो जिक्र किया जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस के लिए है, तो उसके वो किस स्टेज पे है, उसमें हम क्या हेल्प आउट कर सकते हैं, हम क्या करें ताकि ये जो आपकी जो 3 जो इनिशिएटिव्स हैं उस पर हम अमल दरामद करवा सकें? सर कमेटी यहाँ से रिकमेंड कर सकती है कि इन स्कीमों को इंक्लूड करवाया जाए ADP में, वो स्पीकर साहब के थ्रू वो कम्युनिकेट होगी फॉर्मली टू दी गवर्नमेंट, और उसका बहुत वेट है और वो होगी सर इंशाल्लाह। हम बाकी हम जोर खुद लगा लेंगे सर। नहीं बात तो सुनो बेटा सर, नहीं वो हमें एंडोर्स करने में कोई अमर माने तो नहीं है जी, तो आज ही हम कर देते सर, अच्छी स्कीम्स हैं। क्यों सर? नहीं सर वो मुशावरत है, मैं कहूँ मुशावरत से कर रहे, क्योंकि मालूमात ये चूँकि आपने एक अच्छा इनिशिएटिव है और तीनों जो आपकी वो बातें हैं बड़ी वेट वाली हैं और उनको होना चाहिए। तो अगर आप राय साहब इजाज़त फरमाएं सारे दोस्त, तो हम इसे आज इसे एंडोर्स करें ताकि इधर आके बैठने का मकसद कोई हो,
कोई आज हम बैठे हैं, कोई इनिशिएटिव तो लिया जाए। एक मालूमात मुझे चाहिए थी कि पब्लिक सेफ्टी कमीशन जो पहले कहीं 2002 और 3, 4, 5, 6 तक फंक्शनल थी, ये चेक एंड बैलेंस था, ये वो अनफंक्शनल हो गई हैं। सर पब्लिक सेफ्टी कमीशन का ना, इसके ऊपर वो मुझे याद है कि जो कमेटी चल रही है, जो लीगल रिफॉर्म्स कमेटी है स्पीकर साहब की, उसमें ये डिस्कस हो रहा है। लास्ट मीटिंग में स्पीकर साहब ने बुलाया था, ये होम डिपार्टमेंट का मैंडेट था, पुलिस वालों को भी बुलाया था, हमें भी उन्होंने एज एक्सपर्ट्स बुलाया हुआ था। उस पर डिसाइड ये हुआ था कि जो पंजाब का प्रोविंशियल जो आपका सेफ्टी कमीशन है वो बना लिया जाएगा, उसके लिए समरी इनिशिएट होगी। उसमें एक छोटा सा इशू ये था कि उसमें 6 मेंबर्स हैं टोटल प्रोविंशियल कमीशन में। 6 मेंबर्स में से 4-2 की स्पीकर साहब ने कहा था कि होनी चाहिए। जो लॉ में लिखा हुआ है वो 3-3 है, 3 गवर्नमेंट साइड से, 3 ऑपोजिशन साइड से। उसकी ये जो 4-2 की कॉम्पोजिशन थी, ये एक ऑर्डिनेंस के जरिए आई थी जो कि लैप्स कर गया है। तो अंडरस्टैंडिंग उस वक्त जो थी, मैंने उस वक्त भी पॉइंट आउट किया था कि अगर आप ये बनाएंगे तो ये देख लें कि इसमें ऑपोजिशन और आपकी बराबर की लिवरेज होगी। तो क्या आप इसको इस कंडीशन में बनाना चाहते हैं या इसको अमेंड करके 4-2 पे ले जाके इसको करना चाहते हैं? दिस इज दी प्रोरोगेटिव ऑफ द असेंबली एंड द गवर्नमेंट। हमने पॉइंट आउट कर दिया था, उसके ऊपर वो थोड़ा सा भी वर्किंग चल रही है। जो डिस्ट्रिक्ट्स के हैं उनकी मजबूरी ये है कि चूँकि हमारी लोकल गवर्नमेंट्स ऑपरेशनल नहीं है, जो डिस्ट्रिक्ट के पब्लिक सेफ्टी कमीशन हैं उनके अंदर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं कौंसिल के। जो आपकी ज़िला कौंसिल हैं, जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, उनमें जो अवामी नुमाइंदे सेलेक्ट होंगे उनकी रिप्रेजेंटेशन है पब्लिक सेफ्टी कमीशन के अंदर। तो चूँकि वो कौंसिल ही नहीं है तो वो पब्लिक सेफ्टी कमीशन की उसमें कोई तरमीम ले आए। डॉक्टर साहब उसमें उस जो पिछली मीटिंग हुई थी लॉ रिफॉर्म्स कमेटी की, स्पीकर साहब उसको ऐड कर रहे थे, उसमें एक सब कमेटी बनाई गई है जो इसका अल्टरनेट देखेगी कि अगर लोकल गवर्नमेंट फंक्शनल नहीं है तो उसका अल्टरनेट कैसे मेंबर लिए जा सकते हैं। उस पर एक अपनी उसकी मीटिंग भी शायद हो गई है, ये शेड्यूल्ड हो गई है। वो सब कमेटी जो है वो रिकमेंड करेगी कि उसकी जगह पे आप किस तरह से उसको फिल किया जा सकता है। प्रोविंशियल लेवल पे चूँकि कोई ऐसी रुकावट नहीं थी, वो प्रिंसिपली डिसाइड हुआ था कि प्रोविंशियल लेवल पे इनको इस्टेब्लिश कर दिया जाए। लेकिन उसमें भी जो सेक्रेटरी साहब फरमा रहे हैं, स्पीकर साहब ने ज़बानी तो ऑर्डर ये किया था कि 2-4 की रेशो होगी। अब उसको वो किस तरह से लेते हैं, किस तरह आगे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उस पर काम हो रहा है। बड़ा ज़बरदस्त जी। अच्छा जी, ये जो 3 स्कीम्स हैं जो न्यू जो अच्छा जी, एक तो ये जो आपकी वो 3 स्कीम्स हैं जिसमें आपने न्यू इनिशिएटिव्स हैं
आईटी एंड गवर्नेंस सेक्टर में, इसे हम जो हमारी कमेटी है इसे हम एंडोर्स करते हैं और स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं, क्योंकि इसमें आपने वो पार्लियामेंटेरियंस के भी वो उसमें हमारी बड़ी हेल्प है। पंजाब असम्बली में आपका एक अलहदा काउंटर होगा और यहाँ पे हमारे लिए बड़ा रहनुमाई मिलेगी। और साथ साथ जो दोनों चीज़ें डिजिटलाइजेशन की, चूँकि अब सारे सेक्टर्स डिजिटलाइज हो रहे हैं तो ये भी बड़ा ज़रूरी है, तो इसे हम एंडोर्स करते हैं और हम चाहते हैं कि एट द अर्लीस्ट ये आपकी ये जो स्कीम्स हैं ये अप्रूव्ड हों और ये फंक्शनल हों। तो शेख साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा टाइम दिया। आज जुम्मतुल मुबारक है और आपने जुम्मे वाले दिन हमें ज़ियारत कराई। आपके डिपार्टमेंट ने हमें, मेरा चूँकि आसिफ लोधी साहब से ज़ाती तल्लुक़ है अल्हम्दुलिल्लाह, तो भाई हैं, तो जो मैं कोई 15 मिनट, मुझे 11 बजे का टाइम था जी, तो मैं लेट वाला बंदा नहीं हूँ। वो बेटी को छोड़ने LMDC गया तो वो 10-15 मिनट वो जो, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम वो टाइम पे मीट करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, खुदा हाफ़िज़।